हेलो ऑल, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल स्टैफ हिमाचल। तो आज के वीडियो में हम लोग हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे पार्ट 7 में चैप्टर 13 एंड चैप्टर 15 के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी जो 9 चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया है, जिसमें आप लोग जो स्क्रीन के ऊपर चैप्टर्स देख रहे हो दैट इज चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 8, जहां पे एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो हमारे द्वारा कवर करवाए जा चुके हैं। आप लोग उनको हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर देख सकते हो। इसके साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, पावर एंड इंडस्ट्री, ये वाले जो टॉपिक्स हमको नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर करवाया जाएगा। टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी कवर हो चुका है। आज के लेक्चर में हम लोग लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट और उसके साथ साथ जो हमारा एजुकेशन वाला टॉपिक है उसको कवर करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है, जो टॉपिक है, वो हमारे लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन जनरल अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश की जो स्थिति, हिमाचल प्रदेश की जो इकोनॉमिक कंडीशन, जिसमें लेबर एंड उसके साथ साथ एम्प्लॉयमेंट का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहता है, अगर हम उसके स्टेटस को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं तो ये वाला चैप्टर जो है वो आप लोगों को काफी ज्यादा जानकारी देगा। तो यहाँ पे देखिए, जो हमारा चैप्टर 13 है वो दो चीजों की बात करेगा, एक लेबर की बात करेगा और दूसरी एम्प्लॉयमेंट की बात करेगा। अब ध्यान रखना, जितनी ज्यादा बेटर लेबर जो है वो अवेलेबल होगी, उतनी ही बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है उनके लिए क्रिएट की जा सकती है। और आजकल जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे जो लेबर का नेचर है वो जितना ज्यादा बेटर हो, बेटर का मेरा मतलब है लेबर आप लोगों की जितनी ज्यादा स्किल्ड हो, उतनी ही बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनके लिए अवेलेबल होंगी। जितनी बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज उनको मिलेंगी, उतनी ही बेटर सैलरी, उतनी ही बेटर रिम्यूनरेशन जो है वो एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे और फर्दर उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है या जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो और ज्यादा इंप्रूव होगा और ज्यादा बेटर होगा। ज्यादा पैसा आएगा, वो ज्यादा बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज, ज्यादा बेटर हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो अवेल कर पाएंगे। क्लियर? तो लेबर और एम्प्लॉयमेंट जो वो दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड होती है, एक दूसरे के साथ लिंक्ड होती है। और उसके साथ साथ हम लोग हिमाचल प्रदेश में एक और चीज भी ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे यहाँ पे बाहर से जो लेबर है वो बहुत ज्यादा आती है। बाहर से लेबर आने के मल्टीपल रीजंस होते हैं। पहला रीजन होता है कि किसी एक स्पेसिफिक जगह के ऊपर लेबर की कमी होना। दूसरा उसका रीजन होता है कि जहां से वो लेबर मूव कर रही है वहां पे जो पैसा मिलता है, जो मिनिमम वेज मिलती है, जो मिनिमम दिहाड़ी मिलती है, वो बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में, हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में दोनों की दोनों चीजें जो है वो ट्रू हैं, दोनों की दोनों चीजें जो है वो सही है। तो जब हम लोग लेबर की इन जनरल बात करते हैं तो लेबर जो है वो हमारे, अगर मैं पूरे देश की ही बात करूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 4 to 5% पॉपुलेशन ही ऐसी है जो हम लोगों को स्किल्ड देखने को मिलती है। इसके अलावा जो मैक्सिमम हमारी पॉपुलेशन है वो अनस्किल्ड है, जो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर लेबर के अंदर मौजूद है या उसके साथ साथ ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है जहां पे किसी भी तरह की स्किल, किसी भी तरह की एक्सपर्टीज की आवश्यकता नहीं है। तो ध्यान रखना, जब आपकी मैक्सिमम पॉपुलेशन जो वो अनस्किल्ड जॉब्स में इन्वॉल्व रहती है और स्किल्ड जॉब्स में वो निपुण नहीं होती है, वो एक्सपर्ट नहीं होती है, तो उसका खामियाजा जो वो देश को भुगतना पड़ता है। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडस्ट्रीज की बात करूं, मैं सर्विस सेक्टर की बात करूं, जैसे अगर आप लोग नॉर्मल इकोनॉमी की टेंडेंसी देखोगे तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो सेकेंडरी सेक्टर है या हमारा टर्शरी सेक्टर है उसके ऊपर हमारी इकोनॉमी की डिपेंडेंसी ज्यादा हो रही है। और सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में आप लोगों को इन जनरल स्किल्ड लेबर की आवश्यकता होती है, लेकिन हमारे यहाँ पे जो स्किल्ड लेबर है उसका जो प्रोपोर्शन है वो बहुत ही ज्यादा कम है। जैसे मैंने अभी बताया, पूरे देश में हमें 5% के आसपास स्किल्ड लेबर देखने को मिलती है। अगर मैं यूएसए की बात करूंगा वहां पे 80% है, साउथ कोरिया अगर 90% है, जापान 95% है, तो बाकी ग्लोबली अलग अलग देशों में स्किल्ड लेबर जो ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगी। यही कारण है जो डेवलप्ड नेशंस है जहां पे स्किल्ड लेबर ज्यादा है वो ज्यादा बेटर तरीके से इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म कर पाते हैं, जिसके कारण उनकी जो जीडीपी है वो हम लोगों को ज्यादा देखने को मिलती है। हालांकि इंडिया जो है वो अब टॉप कर रहा है, टॉप 5 कंट्रीज के अंदर आ चुका है, लेकिन हमारी जो पॉपुलेशन है एज कंपेयर टू दीज नेशन जिनका जिक्र मैंने अभी किया, उनके मुकाबले हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी होने की ज्यादा संभावना, ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तो आसान भाषा में ये वाला जो हमारा चैप्टर है वहां पे सबसे पहले जो लेबर है उसको और ज्यादा बेटर और ज्यादा स्किल्ड करने के लिए जो अलग अलग कदम, अलग अलग स्टेप्स हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा उठाए गए हैं उनका जिक्र किया गया है। क्लियर कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनसे हमारे यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट के ऊपर जो वो ज्यादा फोकस किया जा रहा है। दूसरा हमारा ऑप्शन क्या है, या दूसरा जो हमारा एस्पेक्ट है दैट इज एम्प्लॉयमेंट। मतलब अब मान लीजिए आप लोगों ने यहाँ पे अलग अलग स्किल डेवलपमेंट के अलग अलग इंस्टीट्यूशन जो है वो ओपन करने शुरू कर दिए। जैसे आसान भाषा में
हम लोग देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश के अंदर हम लोगों को बहुत सारे होटल मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलते हैं, बहुत सारे आईटीआईज देखने को मिलते हैं, जहाँ पे लोग जो है वो अलग अलग जो है मैकेनिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है, कंप्यूटर है, इनके अलग अलग इन अलग अलग डायमेंशन में जो है वो अपने स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं, अलग अलग इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस देखने को मिल रहे हैं। क्लियर? तो हमारे यहाँ पे स्किल्ड लेबर के ऊपर धीरे धीरे काम हो रहा है, जहाँ पे विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी जो स्किल लेबर है, वो जो स्किलफुल लेबर है, वो जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे वो इंप्रूव हो रही है, वैसे वैसे वो इंक्रीज हो रही है। लेकिन कहानी यहाँ पे सीधी सीधी है कि जितनी स्किल्ड लेबर आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, उसी के ही कॉरस्पॉन्डेंस आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी डेवलप करनी पड़ेगी। हमारे देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट का वन ऑफ द मेजर रीजन क्या है कि बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं। क्लियर? पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन जब उनको उनकी तरह की एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाती है, तब तक वो अनएम्प्लॉयड की तरह जो वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि जो उनकी पढ़ाई लिखाई है, जो उनका स्किल है, जो उन्होंने जो उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अगर उसके कॉरस्पॉन्डिंग उनको नौकरी या जॉब नहीं मिलेगी, तो इसके ज्यादा चांसेस है कि वो नौकरी या जॉब नहीं करेंगे। क्लियर? तो वॉलंटियर अनएम्प्लॉयमेंट जो वो हमें बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो आसान भाषा में, जब आपके पास लेबर एक नेचर की है, तो आप लोगों को उस लेबर के लिए कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर उस लेबर को स्किल करने का कोई लॉजिक नहीं रहेगा। तो ये दोनों की दोनों चीजें जो है वो एक साथ चलेंगी। लेबर जितनी आप बेटर प्रोड्यूस करोगे, उतनी ही बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो आप लोगों को देनी पड़ेगी, और जितनी बेटर या जो रिक्वायरमेंट है एम्प्लॉयमेंट्स की, क्लियर, उतनी ही बेटर आप लोगों को लेबर की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोनों के दोनों एस्पेक्ट जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर काफी हद तक डिपेंडेंट होते हैं। क्लियर? समझ आएगी कहानी? तो ये पूरे का पूरा जो हमारा चैप्टर है उसमें यही सारी चीजें कवर की गई हैं, जहां पे एम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है, क्लियर, वुमेन एम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है, उसके साथ साथ कितनी लेबर पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल रही है, कितनी जो है वो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल रही है, कौन कौन से इनिशिएटिव सरकार के द्वारा फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को बेटर करने के लिए जो है वो अख्तियार किए गए हैं या डेवलप किए गए हैं। ये सारी की सारी जानकारी जो है हमारे चैप्टर 13 दैट इज लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर हम लोगों को देखने को मिलेगी। क्लियर? तो इस चैप्टर में इन्हीं दो तीन चीजों के ऊपर जो है वो मेन तवज्जो दी गई है, मेन इंपॉर्टेंस दी गई है। तो यहाँ पे देखिए, आसान सी भाषा में हम लोग दो तीन चीजें समझेंगे। सबसे पहले तो हम लोग इनका एक इंट्रोडक्शन, यानी कि जो बेसिक डाटा, बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक स्कीम्स हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए कौन कौन से कदम, कौन कौन से स्टेप्स जो हैं वो हमारी सरकार के द्वारा हमारे प्रदेश के अंदर जो है वो लिए गए हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि स्किल डेवलपमेंट के लिए जो एक स्पेसिफिक एक इंस्टीट्यूशन की क्रिएशन जो है वो कंपनीज एक्ट के अंदर की गई, वो इंस्टीट्यूशन कौन कौन से स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज या कौन कौन से स्किल डेवलपमेंट की स्कीम्स को रन कर रहा है, उन स्कीम्स को किस तरह से हिमाचल प्रदेश के अंदर रन किया जा रहा है, और उसके बाद जो डाटा इंफॉर्मेशन है लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग एक चीज देखते हैं कि देखिए, जब भी हम लोग लेबर और एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे तो हमारा यहाँ पे मेन फोकस क्या रहेगा? पहला, कि हमारे पास प्रॉपर लेबर होनी चाहिए। लेबर का मतलब क्या है? वो लोग जो काम अभी कर रहे हैं, या वो लोग या वो वर्कर जो काम ढूंढ रहे हैं। क्लियर? तो देखिए, जो कहीं पे या किसी भी स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन, किसी भी स्पेसिफिक कंपनी, फैक्ट्री के अंदर कोई काम कर रहा है, तो उसके पास फ्यूचर ग्रोथ के लिए, फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए और बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। और वो इंडिविजुअल जो काम ढूंढ रहा है, उसके लिए भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। तो हम लोग हमारे प्रदेश के अंदर देखते हैं कि हर जगह के ऊपर जो वो क्या बनाई गई है, हर जगह के ऊपर जो है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनाई गई है, देखने को मिलती है कि नहीं? तो हमारे प्रदेश के अंदर टोटल 77 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जो है वो हमें फॉर्म होती हुई देखने को मिलती है। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस का काम क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या करेगी? जहां पे जैसे मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल है, वो अपना नाम रजिस्टर करवाएगा, बताएगा कि उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, क्लियर, क्या उसके पास स्किल है, क्या उसने डिग्री की हुई है, और उसके बेसिस के ऊपर एम्प्लॉयमेंट जो एक्सचेंज है, वहां पे जो बाकी कंपनीज हैं वो अपनी एलिजिबिलिटी है, जो भी उनकी जॉब की रिक्वायरमेंट होगी, उसको उनके साथ शेयर करेंगे। तो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वो इनको नोटिफाई करेगी कि जी तुम्हारे स्किल वाली नौकरी जो है वो स्पेसिफिक टाइम पे आई हुई है। लेटर्स के जरिए, मेल्स के जरिए, मैसेजेस के जरिए जो है वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के द्वारा जो है वो लोगों को ये जानकारी दी जाती है। क्लियर? हमारे टाइम पे पहले लेटर्स वगैरह जो है वो घर पे आया करते थे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से। तो टोटल 77 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जो है वो हम लोगों को हमारे प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है, जिनमें कुछ स्पेशली एबल्ड, जैसे एक एक्सचेंज ऐसी है जो सिर्फ स्पेशली एबल्ड लोगों के लिए है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जब आप लोग एम्प्लॉयमेंट दोगे भी, तो वहां पे जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं
उनके लिए कोशिश ये की जाती है कि टोटल जितनी भी नौकरियां मिल रही हैं उनमें एटलीस्ट 1% जो रिजर्वेशन है या 1% जो टोटल जॉब्स है वो किसके लिए मिले, स्पेशली एबल्ड इंडिविजुअल्स के लिए मिले। क्लियर, जो दिव्यांग हमारे भाई बहन हैं उनको जो है वो नौकरियां मिले। क्लियर, तो आसान भाषा में हर तरह की जो लेबर उसको एम्प्लॉयमेंट का जो प्रावधान है वो हम लोगों को हमारे यहाँ पे अलग अलग स्कीम्स, अलग अलग प्रोग्राम्स के जरिए जो है वो देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जब आप लोग देखोगे तो आप लोग देखोगे कि अलग अलग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हिमाचल प्रदेश के अंदर बनी है। अच्छा, दूसरी बात है कि जो वर्कर है, ये लेबर क्लास है, उसको कुछ मिनिमम दिहाड़ी भी मिलनी चाहिए। मतलब कुछ इतना, मान लीजिए कोई नौकरी कर रहा है तो उसका कुछ मिनिमम अमाउंट उसको मिलना चाहिए। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है मिनिमम वेज जो है वो भी हमें डिसाइड होती हुई देखने को मिलती है। पहले 300 रुपया हुआ करती थी, 2022 से जो है वो 1 अप्रैल 2022 से उसी 300 रुपए को इंक्रीज कर दिया गया है। कितना? 350 रुपए। यानी कि कोई भी अगर लेबर या कोई भी इंडिविजुअल अगर काम कर रहा होगा तो दिन का उसको कम से कम जो है वो 350 रुपया तो मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। अब ये जो मिनिमम वेज है ये बेसिकली पार्लियामेंट के द्वारा एक एक्ट पास किया गया है, दैट इज मिनिमम वेज एक्ट 1948। उसी की तर्ज पे हर एक स्टेट अपनी अपनी मिनिमम वेज डिसाइड करती है। जैसे पंजाब की डिफरेंट है, हरियाणा की डिफरेंट है, उसी तरह से हिमाचल प्रदेश की जो मिनिमम वेज है वो कितनी है, ताकि एटलीस्ट लोगों को उतना पैसा मिल सके जिससे वो अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको मेंटेन कर सके, अपने परिवार के लिए, अपने लिए खाने के साथ साथ जो बेसिक एजुकेशनल एंड हेल्थ फैसिलिटीज हैं उनको भी अवेल कर सके। क्लियर, तो बेसिकली जो हमारा प्रदेश है वहां पे अलग अलग तरह की स्कीम्स लेबर की कंडीशंस को इंप्रूव करने के लिए और उसके साथ साथ जो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज हैं उनको और ज्यादा बेटर तरीके से लोगों को बताने के लिए जो है वो अलग अलग कदम उठाए गए हैं, जिनमें जैसे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पे जो है वो जॉब फेयर्स भी ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं। जॉब फेयर्स का मतलब क्या है कि जहाँ पे अलग अलग कंपनियों को बुलाया जाएगा, लोगों को बुलाया जाएगा कि जी यहाँ पे जॉब फेयर ऑर्गेनाइज हो रहा है, 10 तरह की कंपनी आ रही है, अलग अलग तरह के लोग वहां पे पहुंचेंगे और उनको जो वो नौकरी मिलेगी, उनको जो वो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। क्लियर, तो लेबर को कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि हमारे प्रदेश के अंदर जो है वो अलग अलग तरह की जो इनिशिएटिव्स, अलग अलग तरह के जो प्रोग्राम्स हैं वो स्पेसिफिक टाइम के ऊपर जो है वो क्या किए जा रहे हैं, रन किए जा रहे हैं। और मान लीजिए कोई एक इंडिविजुअल जो है वो बार बार कोशिश करने के बाद भी उसको नौकरी नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है, तो उसको जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, ठीक है जी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज योर महंगाई भत्ता, तो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो भी दिया जा रहा है। जैसे हिमाचल प्रदेश के अंदर पर मंथ 2 साल तक ही मिलता है, ऐसा नहीं कि हमेशा मिलता रहेगा। 2 साल तक जो है वो हर महीने 1000 रुपया दिया जाएगा जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स है, और बाकी जो स्पेशली एबल्ड है, जो दिव्यांग है, उनके लिए जो वो 1500 रुपया जो है वो सरकार के द्वारा दिया जाता है 2 साल तक। क्लियर, तो 2 साल तक गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। तो मतलब आप ऐसा समझिए कि अगर आपके पास आपके स्किल्ड के कॉरस्पॉन्डिंग जो है वो नौकरी नहीं है, तब भी गवर्नमेंट, तब भी सरकार जो है आप लोगों को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है। क्लियर, कहानी समझ आ रहा है? इसके साथ साथ अलग अलग जगहों के ऊपर स्किल डेवलपमेंट के डिफरेंट कोर्सेज गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जा रहे हैं। वो कौन कौन से प्रोग्राम्स है, कौन कौन से स्कीम्स है, उनके बारे में स्पेसिफिक चैप्टर में सारी की सारी जानकारी दी गई है। तो समझ आ गई कहानी की नहीं आई? क्लियर, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इस स्पेसिफिक टाइम पे स्किल एंड स्पेसिफिकली जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने के लिए कौन कौन से कदम, कौन कौन से जो स्टेप्स हैं वो हमारे प्रदेश के अंदर सरकार के द्वारा जो वो अख्तियार किए गए हैं। क्लियर, तो सबसे पहले जैसे मैंने अभी आपको बताया, सबसे पहले है तुम्हारी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। टोटल 77 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हम लोगों को देखने को मिलती है, जिनमें 3 रीजनल एक्सचेंजेस हैं। ठीक है जी, 3 जो है वो रीजनल एक्सचेंज हैं, 9 जो है वो आप लोगों की डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैं। इसके अलावा ये 2 यूनिवर्सिटी इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस ब्यूरोज हैं, 65 जो वो सब ऑफिस एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, एक एक्सचेंज जो वो स्पेशली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड है, और उसके साथ साथ एक सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट सेल जो है उसको भी बनाया गया है ताकि एम्प्लॉयमेंट में असिस्टेंस की जा सके। क्लियर, तो टोटल 77 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जो हैं वो हम लोगों को हमारे प्रदेश के अंदर देखने को मिलती है। क्लियर, यहां तक कहानी जो सब लोगों को समझ आ रहा है? जैसे ही आ गया हमारा ना 65 आ गया, 65 और 9 जो है वो आपका 74, और 74 और 3 जो है वो आपका 77 आ गया। तो यहाँ पे अगर आप सबको मिलाओगे कि जो स्पेशली एबल्ड को भी आप ऐड करोगे तो उसको जो वो हम लोगों ने एक्सक्लूड करना है। तो 77 एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जो हैं वो हमारे यहाँ पे हमारे प्रदेश के अंदर जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती है। क्लियर, तो पहला जो एम्प्लॉयमेंट को के फैसिलिटेटर के रूप में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की फॉर्मेशन होना। दूसरा है दैट इज मिनिमम वेज, जिसके बारे में मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि हिमाचल प्रदेश के अंदर पहले जो मिनिमम दिहाड़ी मिलती थी वो 300 रुपया थी, लेकिन 2022 अप्रैल से जो है 1 अप्रैल से उसको बढ़ा के जो वो कितना कर दिया, पर डे कर दिया 350 रुपया। पहले 300 थी, 300 से 350 किया गया।
कभी कभी पेपर में ये भी पूछा जाता है कि पहले कितनी थी और अब कितनी हुई, तो ये दोनों याद रखना है। और अगर हम लोग पर मंथ बात करेंगे तो पर मंथ जो है वो पहले 9,000 हुआ करती थी, अब जो है वो 10,500 हम लोगों को देखने को मिलेगी। क्लियर? तो बेसिकली यहाँ पे जो है वो जितनी भी हमारी जो है वो शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट्स होती है उनकी नोटिफिकेशन आती है कि इस एम्प्लॉयमेंट में इतनी मिनिमम दिहाड़ी जो है वो मिलेगी ही मिलेगी। क्लियर? तो दूसरा पॉइंट ही आ गया। तीसरा पॉइंट आ गया, दैट इज योर एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। तो एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन प्रोग्राम की जो शुरुआत है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर 1960 में हुई थी। इस इंफॉर्मेशन प्रोग्राम से हम लोगों को लगता है पता कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो वो एम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है। एम्प्लॉयमेंट के स्टेटस का मतलब क्या रहता है कि प्राइवेट सेक्टर में कितनी नौकरियां हैं और सरकार में कितनी है। तो ध्यान रखना, हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान के उन चुनिंदा राज्यों में से एक है जहां पे पब्लिक सेक्टर यानी कि जो सरकारी नौकरियां हैं वो ज्यादा हैं एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर, जो बहुत रेयरली हम लोगों को देखने को मिलता है। तो ये आप सारे के सारे लोग ध्यान रखना, ये डाटा जो है 31 मार्च 2021 तक का ही है, उसके बाद का डाटा नहीं है, क्योंकि सर्वे में पुराना डाटा ही 1-2 साल पुराना डाटा हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग पब्लिक सेक्टर की बात करेंगे तो पब्लिक सेक्टर में 2,79,365 जॉब्स जो है वो हमें पब्लिक सेक्टर में देखने को मिलती हैं। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करेंगे तो 1,95,791 जॉब्स जो हैं वो हम लोगों को प्राइवेट सेक्टर के अंदर देखने को मिलती है। और अगर हम लोग टोटल नंबर ऑफ कंपनीज, टोटल नंबर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट्स की बात करें जो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में इन्वॉल्व है, तो पब्लिक सेक्टर के अंदर 4,417 एस्टेब्लिशमेंट्स जो है वो एस्टेब्लिश हुई हैं, और जो हमारा पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर है वहां पे 1,824 एस्टेब्लिशमेंट जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती है। क्लियर? तो तीसरी जो हम लोगों को ये बता रही है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कितनी एम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलती है। इसके साथ साथ जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे यहाँ पे नौकरियों के लिए जो वो अलग अलग जॉब फेयर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो जॉब फेयर ऑर्गेनाइज करने के लिए सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट सेल की फॉर्मेशन हुई है। क्लियर? और इस सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट सेल ने जो वो 4 जॉब फेयर ऑर्गेनाइज किए हैं, जिन 4 फेयर्स में जो है और 4 जॉब फेयर्स ऑर्गेनाइज हुए हैं जो एक इंडिपेंडेंट जगह के ऊपर होते हैं, और उसके साथ साथ 242 कैंपस इंटरव्यूज ऑर्गेनाइज करवाए हैं, जिसमें 3,835 कैंडिडेट्स जो हैं उनको नौकरियां मिली हैं। तो सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट सेल का मतलब होता है आगे बढ़ के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जहां पे कंपनियों को बुलाया जाएगा, चाहे जॉब फेयर्स है चाहे कैंपस प्लेसमेंट है, और वहां पे जो इंडिविजुअल्स होंगे उनको जॉब प्रोवाइड करवाई जाएगी। क्लियर? इसके साथ साथ नेक्स्ट है दैट इज हमारी स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, जिसके बारे में अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन की थोड़ी देर पहले कि एक स्पेशल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की फॉर्मेशन हुई है जो स्पेशली एबल्ड लोगों को नौकरियां प्रोवाइड करने में जो है वो मदद करता है। और टोटल अभी तक जो है वो 75 स्पेशली एबल्ड लोग जो हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा चुकी है। क्लियर? टोटल 75 लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की जा चुकी है। और अगर हम लोग स्पेशली एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की बात करें तो टोटल यहाँ पे 18,421 यानी कि 18,421 स्पेशली एबल्ड जो हमारे लोग हैं उनके लिए जो है वो उनकी जो है वो रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। क्लियर? ताकि जहां पे डाटा आ चुका है कि कौन कौन से लोग जो वो इच्छुक हैं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, जिनमें से अभी तक जो है वो 2022-23 में 75 लोगों को जो है वो एम्प्लॉयमेंट मिली है। क्लियर? तो ये तो अलग अलग स्टेटस है, अलग अलग एक्सचेंज क्या क्या काम कर रही है, एम्प्लॉयमेंट बेटर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए क्या क्या स्टेप्स, क्या क्या कदम जो है वो हमारे यहाँ पे उठाए गए हैं। इसके साथ साथ वो इंडिविजुअल, जैसे आप लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश में जैसे सोलन है, सिरमौर के कुछ एरियाज हैं, ऊना है, ठीक है जी, यहाँ पे कुछ एरियाज जो हैं उनको यहाँ पे हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज या इंडस्ट्रियल रीजन जो वो डेवलप हुए हैं। तो जो भी हमारा इंडस्ट्रियल वर्कर होता है उसके लिए सरकार के द्वारा जो वो 2 स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, एक एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम है और दूसरी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम है। तो जो एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम है या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम है वहां पे सरकार की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन रहता है और उसके साथ साथ जो प्रीमियम का अमाउंट है वो बहुत ज्यादा कम रहता है। तो हमारे यहाँ पे जो हमारे इंडस्ट्रियल एरियाज हैं वहां पे इस स्पेसिफिक स्कीम को एक्सटेंड किया गया है। और अगर हम लोग बात करेंगे कि टोटल कितने लोगों को इंश्योरेंस हुआ है अभी तक, तो 3,46,160 3,46,160 इंडिविजुअल जो हैं उनका इंश्योरेंस हो चुका है। क्लियर? और उसके साथ साथ अगर हम लोग कहें कि प्रोविडेंट फंड में कितने वर्कर इन्वॉल्व हैं, तो प्रोविडेंट फंड में जो वो 20,08,516 वर्कर जो है उनको इन स्पेसिफिक जो प्रोविडेंट फंड स्कीम है इसका बेनिफिट मिल चुका है। तो ये जो लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो वर्कर यहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे वो हिमाचल से हैं या बाहर से है, सबके लिए जो इंश्योरेंस स्कीम है या प्रोविडेंट फंड स्कीम है उसको एक्सटेंड किया जाता है। तो वो एरिया जहां पे इन स्कीम्स को इंप्लीमेंट किया गया, तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हम लोग सोलन की बात करेंगे तो वहां पे सोलन, परवाणु, बरोटीवाला, नालागढ़, बद्दी जो कि सोलन डिस्ट्रिक्ट के हिस्से हैं, वहां पे इन स्कीम्स को एक्सटेंड किया गया है।
महतपुर, बटरी, गगरेट जो कि ऊना डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वहां पे स्कीम को जो है वो एक्सटेंड किया गया है। पौंटा साहिब, काला अम्ब जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वहां पे स्कीम को एक्सटेंड किया गया है। गोलथाई जो कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पे जो एस्टेब्लिशमेंट है, वहां पे जो इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज हैं, वहां पे इन स्कीम्स को एक्सटेंड किया गया है। मंडी, रत्ती, नेरचौक, बंगरोटू, चक्कर, गुटखर जो मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, वहां पे स्कीम को जो है वो लॉन्च किया गया है। इसके साथ साथ शिमला में जो इंडस्ट्रियल एरिया शोघी का है और शिमला का जो म्यूनिसिपल एरिया है, वहां पे भी इन दोनों स्कीम्स को जो है एक्सटेंड किया गया है। तो थोड़ी सी जानकारी इन स्पेसिफिक जगहों के बारे में आप सब लोगों के पास होनी चाहिए। क्लियर? तो ये हमारी जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है। इसके साथ साथ स्किल डेवलपमेंट अलाउंसेस जो हैं वो भी सरकार के द्वारा उन लोगों के लिए जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज में इन्वॉल्व है, लेकिन उसके साथ में उनको सपोर्ट भी चाहिए ताकि वो अपना खर्चा पानी निकाल सके। तो उसके लिए स्किल डेवलपमेंट अलाउंस जो है वो हमारी प्रदेश की सरकार के द्वारा 2 साल के लिए दिया जा रहा है, जहां पे 1,000 रुपया पर मंथ, ठीक है जी, दिया जाएगा। जो नॉर्मल लोग हैं, जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं, उनके लिए जो वो 1,500 रुपए का प्रावधान किया गया है। सिमिलरली वो लोग जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, जो अनएम्प्लॉयड हैं, उनके लिए 1,000 रुपया जो है वो पर मंथ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस मिल रहे हैं। और अगर कोई स्पेशली एबल्ड है, ठीक है जी, कोई स्पेशली एबल्ड है और वो 50% से ज्यादा, जैसे जब हम लोग डिसेबलमेंट या स्पेशल एबलमेंट की भी बात करते हैं तो कोई 30% स्पेशली एबल्ड होता है, कोई 50% है, कोई 75% है, कोई 100% है। तो जो मिनिमम 50% स्पेशली एबल्ड है या उससे ज्यादा है, उसको जो वो 1,500 रुपए का अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जो है वो सरकार के द्वारा 2 सालों तक दिया जाएगा। और 2022-23 में टोटल 24 करोड़ का जो प्रोविजन है वो अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस स्कीम के लिए सरकार के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो इतना पैसा टोटल सैंक्शन हुआ था। डन? यहां तक कहानी सब लोगों को समझ आ रही है? इसके साथ साथ अगर हम लोग एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस की बात करेंगे तो अभी तक देखिए टोटल कितनी एप्लीकेशंस जो हैं वो जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर है, करंट फाइनेंशियल ईयर का मतलब है यहाँ पे बात हो रही है 2021-22 की। क्लियर? तो 2021-22 में कितने लोगों ने जो वो एप्लीकेशंस भरी थी एक साल के अंदर? तो एक साल के अंदर जो वो 1,41,011 एप्लीकेंट्स जो है उनके द्वारा जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं वहां पे अपना नाम दर्ज किया गया। क्लियर? इनमें से जो टोटल प्लेसमेंट्स है, क्लियर, टोटल प्लेसमेंट है प्राइवेट सेक्टर के अंदर हुई 7,047 और प्राइवेट सेक्टर ने 13,600 वैकेंसीज को नोटिफाई किया था, जिनमें से 7,047 वैकेंसी जो वो भर गई। पब्लिक सेक्टर की अगर हम लोग बात करेंगे तो पब्लिक सेक्टर ने टोटल 1,339 वैकेंसीज को नोटिफाई किया था, जिनमें से 821 प्लेसमेंट जो है वो हुई है। क्लियर? तो एक साल में 1,41,000 के आसपास लोगों ने जो अपना नाम रजिस्टर कराया। और अगर हम लोग देखें कि अभी तक टोटल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस के ऊपर कितने लोगों ने अपना नाम दर्ज करवा लिया है, 2022 तक का डाटा है, तो वो कितना है? 8,21,895, 8,21,895। अब आपको लग रहा होगा जी इतनी ज्यादा डाटा क्यों याद मैं बोल रहा हूं? ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जो यहाँ पे एटलीस्ट लिखा गया है, जिसको मैंने बोल्ड किया है, इस डाटा को आप लोगों ने याद रखना है। 1-2 बार पढ़ोगे तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो आप लोगों को अपने आप मेमोराइज हो जाएगी कि 8 लाख कितना है, या 895, 8,21,000 के आसपास है। तो इस तरीके से एस्टिमेशन से आप लोग इसको याद रखना। लास्ट टाइम वैसे थोड़ा सा बहुत ज्यादा स्पेसिफिक भी सवाल आप लोगों से पूछे गए थे, जहाँ पे बिल्कुल एक स्पेसिफिक, जैसे मान लो 895 है तो यहाँ पे 695 भी लिख दिया, तो फिर थोड़ा सा वहां पे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो 1-2 बार इस तरह का जो डाटा है उसको आप लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर? तो जैसा कि हमें पता है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस जो ऑलमोस्ट हम लोगों को हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही देखने को मिलती हैं। तो जितनी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें देखिए सबसे ज्यादा जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है उसमें इस साल यानी कि 2021-22 में कहां पे कौन सी जगह के ऊपर जो सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुई है? तो देखिए सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन जो वो मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुई, और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो वो कांगड़ा में हुई 31,985, और मंडी में कितनी हुई? 32,132। क्लियर? मंडी में अगर हम ओवरऑल मंडी की बात करें तो टोटल रजिस्ट्रेशन यानी कि जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस है वहां पे 1,61,085 लोगों ने जो है वो नाम रजिस्टर कराया हुआ है। और कांगड़ा जो हमारी सबसे पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट है, सबसे ज्यादा जहां पे जनसंख्या है, वहां पे सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा जो वो अपना नामजद करवाया गया है, नाम दर्ज करवाया गया है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के अंदर। क्लियर? तो वहां पे 1,66,325 लोगों का नाम जो है हम लोगों को देखने को मिलता है। अगर हम लोएस्ट बात करेंगे तो लोएस्ट जो लाहौल स्पीति में है, 569 लोगों ने इस साल रजिस्टर कराया, यानी कि पिछले से पिछले साल रजिस्टर करवाया। और टोटल रजिस्ट्रेशन, लाइव रजिस्ट्रेशन जो हम लोगों को 5,226 जो लाहौल स्पीति के अंदर देखने को मिलती है। अब देखो ये वाला डाटा तो याद करना पड़ेगा आपको, ये वाला इतना डिटेल में हर एक का याद करना जो है दैट इज इम्पॉसिबल। ठीक है जी? तो इसको जब आप इग्नोर कर सकते हो, इस तरह के डाटा में आप लोग हाईएस्ट लोएस्ट
को एक बार मैप कर सकते हो और उसके बेसिस के ऊपर जो अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर सकते हो। तो सारी चीजें आप लोगों को याद नहीं रखनी है, क्योंकि सारी चीजें याद रखना वैसे मुश्किल है, नहीं तो ये टेबल याद करने में आप लोगों को बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी स्पेसिफिकली जो है वो भी इंफॉर्मेशन को पिक एंड चूज करना पड़ता है। समझ आ रही कहानी यहाँ पे, नहीं आ रही? क्लियर? तो ये कुछ ऐसे हमारे यहाँ पे जो है वो कुछ जर्नल इनिशिएटिव्स थे जो हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर, स्पेसिफिकली एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड देखने को मिलते हैं, जहां पे हमने देखा कि कौन कौन सी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस हैं, कितने कितने लोगों के द्वारा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो है वहां पे अपना नाम जो है वो दर्ज करवाया गया है। तो पहला हिस्सा होपफुली आप लोगों को समझ आ गया। अब हम लोग दूसरे हिस्से की बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि लेबर के अंदर स्किल डेवलपमेंट करवाने के लिए हमारे प्रदेश के अंदर कौन कौन से जो स्टेप्स हैं, कौन कौन से जो कदम हैं वो उठाए गए हैं। तो अब दो तीन चीजें जो आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखनी है। देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा एक कंपनी का गठन किया गया। हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा एक कंपनी बनाई गई। उस कंपनी का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो यही थी कि किस तरह से वो हिमाचल प्रदेश के अंदर स्किल डेवलपमेंट को और ज्यादा आगे बढ़ा सके। जितने भी स्किल डेवलपमेंट है वो उसी के ही अंडर हो, वो एक रिस्पॉन्सिबल एजेंसी हो जो प्रॉपर कोऑर्डिनेट करे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, और ओवरऑल हिमाचल प्रदेश के अंदर जो स्किल का लेवल है, लेबर स्किल का लेवल है, उसको और ज्यादा इंप्रूव कर सके और ज्यादा बेटर कर सके। तो इसके लिए हमारे यहाँ पे जो कंपनी की फॉर्मेशन हुई है 2015 में, उसका नाम है हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम। तो हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम 2015 में बना, जिसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हिमाचल प्रदेश के अंदर स्किल डेवलपमेंट करना। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम जो है वो दो प्रोग्राम स्पेसिफिक टाइम पे रन कर रहा है। एक प्रोग्राम वो रन कर रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ मिलके, और दूसरा प्रोग्राम वो रन कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट जो हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार है उसकी और केंद्रीय सरकार के साथ मिलके। क्लियर? तो जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के द्वारा जो प्रोग्राम रन किया जा रहा है, उस प्रोग्राम का नाम है हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो जो हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, वहां पे आप लोग देखोगे कि स्किल डेवलपमेंट के लिए जो है वो अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशंस की फॉर्मेशन की गई, फूड मैनेजमेंट में ट्रेनिंग हो रही है, जिसमें यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंसी जिसको हमने जो है वो नाम दिया, जो आईटीआईज हैं वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो और ज़्यादा इंप्रूव किया जा रहा है। आईटीआईज में और ज़्यादा डाइवर्स कोर्सेज जो है, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज जो हैं उनको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है वो हमारे यहाँ पे इंट्रोड्यूस तो हो रहा है, लेकिन उसके लिए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है? एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। तो ये जो स्कीम जो हमारा हिमाचल प्रदेश स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो इंप्लीमेंट हो रहा है, इसको भी ओवरसी कौन कर रहा है? हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम। और जो दूसरी स्कीम है वो हमारी है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये जो स्पेसिफिक स्कीम है ये यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी 2015 में। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की अगर हम लोग बात करेंगे तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, जब सबसे पहले इसको शुरू किया गया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0, तो जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 1.0 था, इसका मेन फोकस था जो शॉर्ट टर्म या शॉर्ट टाइम स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं जो बड़े जल्दी सीखे जा सकते हैं। क्लियर? बहुत जल्दी जो वो जिनमें महारत हासिल की जा सकती है उसको जो है वो हम लोग शॉर्ट स्किल डेवलपमेंट, जैसे मान लीजिए 2 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स। क्लियर? तो बेसिकली जो प्रधानमंत्री हमारी शुरुआत की जो कौशल विकास योजना थी, जो शुरुआत में इसको लॉन्च किया गया जिसका नाम 1.0 रखा गया, वो बेसिकली शॉर्ट टर्म स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज के ऊपर फोकस करता था ताकि इमीडिएटली लोगों के स्किल डेवलप हो सके। उसके बाद 2016 में इसको थोड़ा सा और बेटर किया गया और इसको कहा गया हिमाचल प्रदेश कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0। तो जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 है, अब इसका ऑब्जेक्टिव रखा गया क्योंकि उस टाइम तक आते आते सरकार के द्वारा मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, इस तरह के प्रोजेक्ट्स को भी लॉन्च किया जा चुका था। तो उन प्रोजेक्ट के लिए जो रिक्वायर्ड स्किल डेवलपमेंट है उसको इंप्रूव करना या उसके ऊपर ज्यादा फोकस करना, दैट इज प्रधानमंत्री जो हमारा 2.0 हो गया। क्लियर? उसके बाद 2020-21 में इसको फिर रिफाइन किया गया, जो अभी खत्म होने वाला है, दैट इज हिमाचल प्रदेश कौशल विकास योजना 3.0। तो हिमाचल प्रदेश कौशल विकास योजना या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का मतलब क्या है? मैं बार बार हिमाचल बोल दिया यहाँ पे, ये प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
3.0 का मेन मतलब क्या है, यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स है यानी इसको ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड किया गया और स्टेट गवर्नमेंट की ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दी गई कि आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार, क्योंकि देखिए जैसे हिमाचल प्रदेश है, अब हिमाचल प्रदेश में तो आप जो प्लेन एरियाज बहुत कम है, जितना यहाँ पे इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट हो चुकी हो सकती है वो तो होगी है, तो बहुत बड़ी बड़ी लार्ज इंडस्ट्री जो आप हिमाचल में डेवलप नहीं कर सकते हो। हिमाचल में ज्यादा जो आप फोकस कर सकते हो वो टूरिज्म के ऊपर कर सकते हो, यानी कि जो सर्विस सेक्टर है उसको ज्यादा प्रोत्साहित कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो एनवायरमेंट, हमारी जो ज्योग्राफी है वो उसको ज्यादा फैसिलिटेट करेगी। तो ऑब्वियस बात है हिमाचल प्रदेश थोड़ा डिफरेंट तरीके से स्किल डेवलपमेंट करेगा, और जब हम लोग यूपी की बात करेंगे, गुजरात की बात करेंगे, उनकी डिफरेंट कंडीशंस है, वो अपने अकॉर्डिंगली जो वो स्किल डेवलपमेंट करेंगे। तो जो प्रधानमंत्री जो कौशल विकास योजना हमारा 3.0 है, यहाँ पे स्टेट्स को ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई, ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड तरीके से जो है वो इस स्कीम को रन किया गया। क्लियर? तो स्पेसिफिक टाइम पे बस ये खत्म होने वाला है, अब अगला 4.0 जो है वो जल्दी ही शुरू हो जाएगा। क्लियर? तो यहां तक जो है वो इस स्पेसिफिक टाइम पे तो हम लोग देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम है वो इस स्पेसिफिक स्कीम का जो 2.0 और 3.0 है, इसकी जो इंप्लीमेंटेशन है इसको भी इसी के ही द्वारा ओवरसी किया गया। तो स्किल डेवलपमेंट के लिए जो हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम बना, उसने 2 स्कीम जो उनको रन किया एडीबी के अंदर, और उसके साथ साथ जो सेंट्रल गवर्नमेंट या जो स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको इसके द्वारा ओवरसी किया जा रहा है, यानी कि इंप्लीमेंटेशन को उसके द्वारा ओवरसी किया जा रहा है। समझ आई कहानी की रहे? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो एडीबी वाली, तो हम क्या करेंगे, पहले एडीबी के द्वारा जो स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज या स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट जो रन किया जा रहा है उसके अंदर क्या क्या है, फिर हम लोग देखेंगे जो हमारी कौशल विकास योजना है प्रधानमंत्री, इसके अंदर क्या क्या है। तो सबसे पहले जो हम लोग देख लेते हैं जो हमारा एशियन डेवलपमेंट बैंक है। अब देखो, अगर हम लोग बात करेंगे तो एशियन डेवलपमेंटल बैंक का जो शेयर है वो टोटल है 661 करोड़ रुपीस, और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का जो शेयर है वो कितना है, टोटल 166 करोड़ रुपीस। यानी कि यहाँ पे हिमाचल प्रदेश जो स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है वहां पे जो मैक्सिमम पैसा है वो किसके द्वारा लगाया गया, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा लगाया गया। अब ये जो स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है इसमें क्या क्या कदम, यानी कि जो एडीबी के साथ मिलकर स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है उसके अंदर क्या क्या मेन जो स्टेप्स हैं वो उठाए गए हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है उनकी स्थापना की गई है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है वो हम लोगों को सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर बाखना घाट के अंदर जो है वो देखने को मिल रहा है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है इसका देखिए मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है लोगों की ट्रेनिंग करना। क्लियर? लोगों को ट्रेन करना, किस किस चीज के लिए ट्रेन करना, फूड प्रोडक्शन, फूड एंड बेवरेजेस ऑपरेशंस मैनेजमेंट, होटल ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, फिटनेस एंड वेलनेस, फूड एंड टेक्नोलॉजी, ताकि लोग जाके जो है अपना बिजनेस शुरू कर सकें या वो एक बिजनेस में जो है वो कंट्रीब्यूट कर सके किसके अंदर, एक बेटर स्किल्ड लेबर के थ्रू। क्लियर? क्योंकि हम लोग जब देखते हैं तो हमारे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो फूड है, प्रोसेस्ड फूड है या फूड प्रोसेसिंग है, और उसके साथ साथ जो होटल मैनेजमेंट है उसका बहुत ज्यादा स्कोप है। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में जो वो स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है, जहां पे 66 लोगों से इसकी शुरुआत हुई है, पहले बैच में 66 लोग थे, और ऐसा टारगेट है कि आने वाले 5 सालों में 750 लोगों को जो वो प्रॉपरली ट्रेन किया जाएगा, ताकि वो इस तरह की एक्टिविटीज के लिए अपना जो स्किल है उसको क्या कर सके, डेवलप कर सके। क्लियर? क्लियर कहानी समझ आ रहा है? तो बेसिकली इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो लॉन्ग टर्म स्किल डेवलपमेंट के ऊपर है। दूसरा है जो हमारे आईटीआईज हैं, दैट इज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस ऑफ हिमाचल प्रदेश है, वहां पे शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम जो रन किए जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई ब्यूटी है ना, ये जैसे ब्यूटिशियन रहता है या ब्यूटी प्रोडक्ट है या हार्डवेयर का काम है, क्लियर, इसको डेवलप करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। तो इसके लिए आईटीआईज के अंदर अलग अलग शॉर्ट टर्म कोर्सेज जो उनको रन किया जा रहा है, जैसे है ना जो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, हार्डवेयर है, ब्यूटी है, आयरन एंड स्टील है, मीडिया एंटरटेनमेंट है, प्लम्बिंग का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, ऑटोमेटिव का काम है। तो इसके लिए लोगों की जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करने के लिए आईटीआईज जो हैं उनको भी इसी प्रोजेक्ट के अंदर जो लिया गया है, जहां पे आईटीआईज में हम लोग यहाँ पे सेकंड पॉइंट में शॉर्ट टर्म स्किल डेवलपमेंट हो रही है, जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है वहां पे लॉन्ग टर्म स्किल डेवलपमेंट जो है वो इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर जो हम लोगों को होती हुई देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ जो लोग ग्रेजुएट हैं उनको साथ में वोकेशनल ट्रेनिंग या स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग करवाई जाए, ताकि जैसे वो ग्रेजुएशन से बाहर निकले तो वो इमीडिएटली इतने स्किल्ड हो कि वो नौकरी प्राप्त कर सके। क्योंकि हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोग जो इंजीनियरिंग कर तो लेते हैं, लेकिन उनको इंजीनियरिंग के बाहर निकलने के बाद कोई भी किसी भी तरह का जो एक्सपीरियंस नहीं होता है। जो उनकी ट्रेनिंग वगैरह होते हैं वो ट्रेनिंग भी लोग बड़े ज्यादा सीरियसली नहीं लगाते हैं। तो कहानी सीधी सीधी है कि इंडस्ट्रियल एक्सपोजर देने के लिए और उसके साथ साथ जो रिक्वायर्ड इंडस्ट्रीज के जो 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 स्किल्ड हैं, जो ऑन डिमांड है या जो रिक्वायर्ड डिमांड है किसी भी एक इंडस्ट्री की, उसमें जो है वो साथ में ग्रेजुएशन के साथ साथ लोगों को जो वो जो रिक्वायर्ड स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग है वो भी प्रोवाइड
की जा रही है इस स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अंदर। क्लियर? तो इसमें जो वो टोटल 7,974 लोग जो है वो ऑलरेडी एनरोल हो चुके हैं, जिनमें से 5,291 लोग जो हैं उनको सर्टिफाई किया जा चुका है। क्लियर? सिमिलरली इसके साथ साथ जो है वो एक आपका बैचलर ऑफ वोकेशन एक डिग्री प्रोग्राम जो है उसको भी 18 गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर जो है वो लॉन्च किया गया है। और इस स्पेसिफिकली ये जो आपकी बैचलर ऑफ वोकेशन है, क्लियर, इसका काम है दो बेसिकली स्किल्स के ऊपर आप लोगों की ग्रेजुएशन करवाना। पहला स्किल क्या होगा आपका? रिटेल एंड मैनेजमेंट, और दूसरा स्किल क्या होगा आप लोगों का? टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी। तो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी एंड रिटेल एंड मैनेजमेंट के लिए जो है वो हमारे यहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रोग्राम जो है दैट इज योर बैचलर ऑफ वोकेशन वी वॉक जिसको कहा जा रहा है, ये वाला प्रोग्राम जो है इसी स्पेसिफिक स्कीम के अंदर जो है वो शुरू हुआ है। 2017-18 से इसकी शुरुआत हुई थी, जिसपे टोटल अभी तक 1,796 लोग जो हैं उनको सर्टिफिकेशन मिल चुकी है। टोटल एनरोलमेंट जो है वो 5,521 हुई है। क्लियर? तो ये भी जो जितने भी प्रोग्राम्स जो हैं वो हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं, ये सारे के सारे प्रोग्राम जो है वो एशियन डेवलपमेंटल बैंक के साथ जो हिमाचल प्रदेश कौशल विकास या जो हमारा स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जिसकी शुरुआत की गई है ये उसी के अंदर आएगा। इसके साथ साथ 1% जो है वो स्किल डेवलपमेंट करवाई जा रही है जो पर्सन विद स्पेशल डिसेबिलिटीज है। इसके साथ साथ जो हमारे एग्जिस्टिंग आईटीआईज हैं, पॉलिटेक कॉलेजेस है, रेहान जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के अंदर है, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड किया जा रहा है, वो भी इसी स्पेसिफिक स्कीम के अंदर करता है। और इसके साथ साथ जो वो सिटी लाइवलीहुड सेंटर, रूरल लाइवलीहुड सेंटर और जो मॉडल करियर सेंटर्स हैं, क्लियर, इनको भी इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, इनको भी इंफ्रास्ट्रक्चरल सपोर्ट जो है वो प्रोवाइड की जा रही है इसी स्पेसिफिक स्कीम के अंदर। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूं सिटी लाइवलीहुड सेंटर का मतलब क्या है, तो देखिए जो सिटी लाइवलीहुड सेंटर इनका मतलब है शहरों के अंदर लोगों को ये बताना कि कहाँ कहाँ, क्योंकि हर एक शहर के अंदर अपनी अपनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जो वो डेवलप होती है। तो सिटी लाइवलीहुड सेंटर का काम क्या होगा? जहां पे लोगों के शहरों के अंदर जो लोगों की एम्प्लॉयमेंट है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताना। क्लियर? जो रूरल है उनका ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के बारे में जो वो जानकारी देना, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो उनके बारे में इंफॉर्मेशन लोगों को देना। और जो हमारा मॉडल करियर सेंटर्स है, इनका मतलब क्या है कि मान लीजिए आप लोगों को करियर काउंसलिंग चाहिए, क्लियर, कि जी क्या करें, क्या करना चाहिए, कौन कौन सी जॉब हो सकती है, मार्केट में क्या चल रहा है, तो आप लोग जो वो एमसीसी यानी कि जो मॉडल करियर सेंटर्स हैं वहां पे जा सकते हैं। तो इस स्पेसिफिक टाइम पे टोटल हम लोगों को 5 जो है वो सिटी लाइवलीहुड सेंटर्स देखने को मिल रहे हैं, 7 जो है वो रूरल लाइवलीहुड सेंटर्स देखने को मिल रहे हैं, और 10 जो है वो मॉडल करियर सेंटर जो वो हिमाचल प्रदेश के अंदर स्पेसिफिक टाइम पे जो वो काम कर रहे हैं। क्लियर? तो ये जो सारे के सारी स्कीम्स हैं, पर्सनल डिसेबिलिटी की बात करें, अपग्रेडेशन की बात करें, ये सारी की सारी जो स्कीम्स हैं ये एशियन डेवलपमेंटल बैंक के साथ जो हमारा हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम है उसके द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के द्वारा जो दूसरा हमारा प्रोग्राम है दैट इज प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अभी बताया। तो यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश विकास हमारा हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम है, ये बेसिकली प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 2.0 जो 2016 से 2020 के बीच में इंप्लीमेंट हुई, और 3.0 जो 2020-21 की है, उसके बाद जो है वो अभी तक हमारे पास जो 4.0 है उसकी कोई जानकारी हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में तो नहीं है। क्लियर? जहां पे जो है वो टोटल 16,584 16,584 लोग जो हैं उनको एनरोल किया जा चुका है, जिनमें से 11,300 जो लोग हैं उनकी जो ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। ये 2.0 की मैं बात कर रहा हूं। जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 है, ये दिसंबर 2020 में जिसको लॉन्च किया गया, जिसमें टोटल 501 लोग जो हैं वो एनरोल हुए, और 394 लोग जो हैं उनको सर्टिफिकेशन मिल चुकी है। क्लियर? अब हमारे यहाँ पे 4.0 जो है अगले बार होपफुली हो सकता है कि 4.0 जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 है उसकी जानकारी जो हम लोगों को हिमाचल प्रदेश के इकोनॉमिक सर्वे के अंदर देखने को मिले। क्लियर? तो अभी तक जो हमारे होपफुली आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि किस तरह से जो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एक स्किल डेवलपमेंट को ओवरसी करने के लिए एक कंपनी बनाई गई, उस कंपनी ने एडीबी और उसके साथ साथ जो हमारे स्टेट सेंटर के प्रोजेक्ट्स हैं उनको ओवरसी किया। तो उनके बारे में जो जानकारी है, यानी कि क्या वो जो हमारे क्या वो जो हमारे इंस्टीट्यूशंस या हमारी जो स्कीम्स हैं या जो हमने प्लान किया था कि हम ये करेंगे वो करेंगे, क्या हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे जो नंबर ऑफ सर्टिफिकेशंस हैं, स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज जो वो बहुत सारे लोगों के द्वारा कंप्लीट किए जा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं हम लोगों को ये बता रहा है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर स्किल डेवलपमेंट का जो स्टेटस है वो कंपैरेटिवली ठीक है। बाकी डाटा क्या है
वो कुछ समय में हम लोग कुछ जो इंडेक्सेस है उनको एक बार ऑब्जर्व करेंगे, वहां से भी आपको पता चलेगा कि हिमाचल प्रदेश जो है उसका क्या स्टेटस है, वहां का लेबर का क्या स्टेटस है, वर्कर पार्टिसिपेशन का क्या स्टेटस है, अनएम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है, तो उस डाटा या वुमेन की पार्टिसिपेशन का क्या स्टेटस है, तो वो वाला डाटा भी जल्दी ही हमारे द्वारा शेयर किया जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे कहानी सब लोगों को समझ आ रही है। तो ये हमारी दो इनिशिएटिव्स हैं। इसके साथ साथ अभी काफी नए इनिशिएटिव्स जो हैं वो भी हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा लिए गए हैं, जिनमें जैसे कुछ इनिशिएटिव्स ऐसे हैं कि अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ एमओयू साइन किए जा रहे हैं, ताकि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है वो और ज्यादा स्किल डेवलपमेंट को और ज्यादा बढ़ाया जाए। जैसे अभी आप लोगों ने सुना होगा, अब ये प्रपोज्ड है, वैसे हुआ नहीं है, यानी कि अभी जो हम करें देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि नए कौन कौन से इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं, और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि प्रपोज्ड इनिशिएटिव कौन से हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि ई व्हीकल पॉलिसी जो है वो हमारी सरकार के द्वारा बनाई गई है, जहां पे ऐसा टारगेट रखा गया है कि 2030 तक आते आते 30% ऑफ दी जो व्हीकल्स है जो हमें रोड के ऊपर देखने को मिल रहे हैं वो ई व्हीकल्स होंगे। तो उसके लिए हिमाचल प्रदेश में क्या क्या जो प्रपोज्ड इनिशिएटिव्स हैं, क्लियर, उनका, क्योंकि हमें लेबर भी चाहिए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, तो उसके लिए सरकार के द्वारा क्या क्या कदम उठाए गए हैं, तो उनके बारे में जानकारी जो है वो आने वाले जो हमारी स्लाइड्स हैं, आने वाला जो हमारा जो लेक्चर है उसमें उनके बारे में डिस्कशन की जाएगी। तो देखिए, जो अगर मैं अलग अलग इनिशिएटिव्स की बात करें तो जितने भी गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, चंडीगढ़ के अंदर है, सीडेक है, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है, आईएचएम है, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग है, ठीक है जी, क्लिक थ्रू रेट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी है, इन सबके साथ साथ जो है, इन सबके साथ साथ जो है वो एमओयू साइन किए गए हैं, ताकि हमारे यहाँ के जो लोग हैं, हमारे यहाँ का जो यूथ है, उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा सके, और जो इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट्स है उनके बेसिस के ऊपर, उसके आधार के ऊपर जो हमारे लोग अपने स्किल्स को डेवलप कर सके। तो पहला तो एमओयू साइन हो रहा है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साथ, ये हमारा बेसिक एक एस्पेक्ट आ गया जो नए इनिशिएटिव्स हैं। दूसरा इनिशिएटिव है ट्रिपल ई ट्रेनिंग। ट्रिपल ई ट्रेनिंग का मतलब क्या है कि जहां पे इंग्लिश के अंदर ट्रेनिंग देना, उसके साथ साथ जैसे मान लीजिए कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, क्लियर, तो वहां पे है ना, तो और उसके बाद लेटर सपोज उसने जॉब ज्वाइन करनी है, तो वहां पे हम लोग देखते हैं कि कम्युनिकेशन, दैट इज लैंग्वेज, जो वो बहुत बड़ा बैरियर आता है। तो वहां पे जैसे इंग्लिश के ऊपर, कम्युनिकेशन के ऊपर काम करवाना, एम्प्लॉयबिलिटी को थोड़ा सा और इंक्रीज करना, एंटरप्रेन्योरशिप को और ज्यादा प्रमोट करना, ताकि वो अगर उसके पास स्किल है तो या तो वो कहीं काम कर सकते हैं, खुद का बिजनेस शुरू कर सकता है, तो खुद का बिजनेस शुरू करेगा तो खुद को तो एम्प्लॉयमेंट देगा, उसके साथ साथ जो और लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट देगा। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो आजकल हिमाचल प्रदेश के द्वारा एंटरप्रेन्योरशिप को काफी ज्यादा पुश किया जा रहा है, काफी ज्यादा फेवर किया जा रहा है। तो इसके लिए भी, इसको भी हम लोग जो वो नए इनिशिएटिव के अंदर डाल रहे हैं, जहां पे हिमाचल प्रदेश कौशल विकास जो निगम है, क्लियर, उसके द्वारा इस स्पेसिफिक स्कीम को जो वो लॉन्च किया गया, 56 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस ऑफ हिमाचल प्रदेश फॉर सेशन 2022 एंड 23, जिसमें इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इंग्लिश स्पीकिंग। उसके साथ साथ बहुत बार देखा जाता है लोग ग्रेजुएट कर लेते हैं लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी नहीं होती, यानी कि वो कर तो लिए लेकिन उनको पता नहीं कि करना क्या है, चाहे वो रिक्वायर्ड स्किल नहीं है, चाहे वो लैक ऑफ अवेयरनेस है। तो जब कॉलेजेस में ट्रिपल ई प्रोग्राम को शुरू किया गया तो इसमें लोगों को प्रॉपर्ली लैंग्वेज के ऊपर उनको बिल्ड किया जाएगा, ताकि जब वो मान लीजिए आउटसाइड दी हिमाचल भी कॉम्पीट करें, या हिमाचल के अंदर भी जो एमएनसीज उनमें कॉम्पीट करें, तो एटलीस्ट लैंग्वेज जब एक बहुत बड़ा बैरियर उनके लिए ना रहे, जो हम लोग इन जनरल हिमाचल प्रदेश के अंदर देखते हैं। और जो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स हैं उनको भी डेवलप किया गया, क्लियर। और टोटल जो वो 5000 जो फाइनल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे इन 56 कॉलेजेस के, उनकी जो है वो इस ट्रिपल ई ट्रेनिंग हुई। अब ग्राउंड लेवल के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट है वो तो चलिए आपको पता होगा शायद, होपफुली, लेकिन रियलिटी में जब हम डाटा या फैक्ट देखते हैं तो वहां पे देखा जाता है कि इतने लोगों को जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, क्लियर। इसके साथ साथ जो है वो फ्लेक्सी एमओयू। फ्लेक्सी एमओयू का मतलब समझिए क्या है, फ्लेक्सी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब है जहां पे मैं और आप एग्री किए कि हम ये काम साथ में करेंगे। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑब्लिगेशन नहीं होती है, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में दो पार्टी साथ में आती हैं जहां पे वो किसी एक काम को करने के लिए एग्री होती है। फ्लेक्सी एमओयू क्या होता है कि जैसे मान लीजिए मैं कंपनी हूं, ठीक है, मेरे को अपना फैक्ट्री या कंपनी चलाने के लिए एक स्पेसिफिक स्किल की रिक्वायरमेंट है, तो मेरे और सरकार के बीच में एमओयू साइन हो जाएगा, जहां पे सरकार मेरे को बोलेगी कि आप अपनी मर्जी से लोगों को ट्रेनिंग दो, ठीक है जी। मैं लोगों को ट्रेनिंग दूंगे, ठीक है जी, कंपनी ने लोगों को ट्रेनिंग दिया अपने स्किल के अकॉर्डिंगली। नॉर्मली ऐसा नहीं है कि उस इंडिविजुअल के स्किल के अकॉर्डिंगली कि जो वो करना चाहता है, कंपनी को जो रिक्वायरमेंट है कंपनी ने उसके लिए लोगों को ट्रेनिंग दी,
और साथ में ट्रेनिंग देने के बाद जो वो ये एश्योर किया कि जितने लोगों को ट्रेनिंग देगी 70% लोग जो है उनको एम्प्लॉयमेंट जरूर मिलेगी। क्लियर? तो नॉर्मली क्या होता है कि कंपनी ट्रेनिंग देती है उसको है जो उनकी एक स्पेसिफिक जो कंडीशंस उनको फुलफिल करता है, फिर उसको ट्रेनिंग देने को वैसे मिनिमम 70% लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट देनी पड़ेगी। दैट इज फ्लेक्सी एमओयू, जहां पे कंपनीज अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार जो है वो अपनी जो लोग हैं उनको चुन सके, उनको ट्रेन कर सके और उसके बाद वो उनकी कंपनी में जो है वो क्या हो सके, प्लेस हो सके। तो ये नया इनिशिएटिव हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ जो है वो आईटीआईज के साथ जो वो एमओयू साइन किए जा रहे हैं। क्लियर? ताकि और ज्यादा लोगों को जो है वो ट्रेनिंग मिल सके। तो इस तरह से ये अलग अलग प्रोग्राम्स, नए इनिशिएटिव्स जो हैं वो हम लोगों को हमारे प्रदेश के अंदर जो वो लॉन्च होते हुए हिमाचल प्रदेश के अंदर जो वो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफिकली जो स्किल डेवलपमेंट है उसके लिए इन अलग अलग प्रोग्राम्स को जो वो शुरू किया गया है, अलग अलग प्रोग्राम्स को लॉन्च किया गया है। यहां तक कहानी सब लोगों को समझ आ गया? डन। अब हम लोग थोड़ा सा डाटा देख लेते हैं, थोड़ा सा जो है वो इंफॉर्मेशन देख लेते हैं कि डाटा में स्टेटस क्या है हिमाचल प्रदेश के अंदर। एम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है या अनएम्प्लॉयमेंट का क्या स्टेटस है, लेबर पार्टिसिपेशन का क्या स्टेटस है, वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन का क्या स्टेटस है। क्लियर? तो सबसे पहला जो हमारा एस्पेक्ट रहेगा जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा है दैट इज योर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब क्या है कि जितने लोग जो हैं वो लेबर के रूप में अवेलेबल है। लेबर के रूप में अवेलेबल का मतलब होता है नॉर्मली 15 साल से लेकर 64 साल के बीच में जितने भी लोग हैं, जैसे मान लीजिए 100 लोग हैं, ठीक है जी, उनमें से कितने लोग काम कर रहे हैं या कितने लोग काम करने के लिए जो है वो विलिंग है। कितने लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं और कितने लोग काम करने के लिए विलिंग है। तो इसको हम लोग बोलते हैं लेबर फोर्स या लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो। क्लियर? कि जितने टोटल लेबर है उसमें से कितने लोग जो है वो लेबर के रूप में अवेलेबल है, चाहे वो फिर काम कर रहे हैं चाहे वो नौकरी ढूंढ रहे हैं। समझ आए कहानी के लिए? ठीक है जी। तो नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि जैसे मान लीजिए अब हम लोग देखें, जैसे मैं मान लो वुमेन की बात करता हूं तो वुमेन की संख्या तो काफी ज्यादा है। तो जैसे मान लीजिए 100 वुमेन है जो लेबर फोर्स बन सकती है, लेकिन उनमें से सिर्फ 5 वुमेन जो वो काम कर रही है और 10 वुमेन जो वो नौकरी ढूंढ रही है। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 15% हो जाएगा। कंपैरेटिवली जिस तरह का हमारा सामाजिक सिस्टम है, सोशल सिस्टम है, तो अब लोग देखते हैं कि वहां पे जो मेल है वो ज्यादा जो जॉब्स हैं उनकी तरफ इंक्लाइंड होते हैं, उनको नौकरी करनी पड़ती है। तो वहां पे आप लोग हमेशा देखोगे कि जो लेबर पार्टिसिपेशन है वो मेल की ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू फीमेल। क्लियर? समझ आई कहानी की नहीं है? ठीक है। अच्छा, दूसरी बात समझिए, जब हम लोग लेबर पार्टिसिपेशन की भी बात करते हैं तो देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक साल में 365 दिनों के अंदर 183 डेज से ज्यादा काम करते हैं। 183 दिनों से ज्यादा जो वो काम करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्टेटस। प्राइमरी स्टेटस का मतलब है कि ये तुम्हारी जो वो प्राइमरी जॉब है जहां पे आपने एक साल में 183 दिनों से ज्यादा किया। कुछ जगहों पे जहां पे हम लोग देखते हैं कि किसी भी एक इंडिविजुअल के द्वारा सिर्फ 30 दिनों से ज्यादा काम किया गया, उसको हम लोग कहते हैं दैट इज एसएस यानी कि सेकेंडरी स्टेटस। तो बेसिकली जब लेबर पार्टिसिपेट भी करती है तो उसका प्राइमरी स्टेटस कितना है, सेकेंडरी स्टेटस कितना है। प्राइमरी स्टेटस अगर मान लीजिए ज्यादा होगा, इसका मतलब है कि लोगों को 183 दिनों से ज्यादा काम मिला है। सेकेंडरी स्टेटस ज्यादा होगा और प्राइमरी कम होगा, तो इसका मतलब क्या है कि लोगों को कंपैरेटिवली जो काम है, जो वर्क है, वो क्या मिला है, काफी ज्यादा कम मिला है। क्लियर? कहानी समझ आ रही है सब लोगों को? डन। तो जब हम लोग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो इस तरीके से जो इसको अंडरस्टैंड किया जाता है। लेकिन हिमाचल प्रदेश जो वो बाकी हमारे देश के जो राज्य है उनसे बहुत ज्यादा अच्छा है। तो एक बार इस चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए ये याद रखना है सब लोगों ने। देखो, अगर हम लोग पूरे हिंदुस्तान की बात करें, ये वाला जो येलो कलर है ये फीमेल का है, ये वाला जो ब्लू कलर है ये मेल का है। तो अगर हम लोग पूरे देश की बात करेंगे तो जो फीमेल है उनकी जो लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो वो सिर्फ 24.8 है। इसका मतलब है कि काम करने की इच्छा या काम करने वाली जो महिलाएं हैं वो बहुत कम है। मेल की जो पार्टिसिपेशन रेशियो वो कितनी है? 57.3 है। ये जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा बेटर है। मतलब अगर 100% ही हो जाएगी तो इसका मतलब कि सारे लोग जितने हैं वो काम ढूंढ रहे हैं या तो काम कर रहे हैं। क्लियर? तो ये इंडिया का रेशियो आ गया। अब हिमाचल प्रदेश का देखते हैं। हिमाचल प्रदेश का 64.2 मेल का है और वुमेन का 52.3 है, जो बाकी राज्यों से बहुत ज्यादा है। यानी कि यहाँ पे जो वुमेन है उनका वर्क के अंदर पार्टिसिपेशन करने का जो या काम के अंदर या लेबर फोर्स के रूप में पार्टिसिपेशन करने का जो रेशियो है या रेट है वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर स्टेट। जैसे अपनी नेबरिंग स्टेट की बात करते हैं, जैसे पंजाब की बात करो, पंजाब में मेल का 61.1% है, फीमेल का सिर्फ 19.3% है। हरियाणा में मेल का 53.9 है,
हरियाणा फीमेल का सॉरी मेल का 53.9 है, फीमेल का सिर्फ 14.6 है। उत्तराखंड में फीमेल का 26.1 है, मेल का जो 54.3 है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो लेबर पार्टिसिपेशन है, ये लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, वो एज कम्पेयर टू चाहे वो मेल की बात करें फीमेल की बात करें, वो हम लोगों को काफी ज्यादा देखने को मिलता है। ओ क्लियर है बात, ठीक है जी। चलिए अब देखो यहाँ पे ये वो वाला है हमारा, दैट इज योर पीएस और एसएस में, प्राइमरी स्टेटस और सेकेंडरी स्टेटस में कितना कितना है। देखिए अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करूंगा मैं, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूंगा 15 साल से जैसे शुरू होता है ना, 15 से लेके 64 के बीच में, तो 15 से लेके अगर 29 साल के बीच की बात की जाए, यानी 15 से 29 साल के लोगों की बात की जाए, तो यहाँ पे जो मेल है उनका रूरल एरियाज में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो मेल है उनका लेबर पार्टिसिपेशन कितना है 66.1, जो फीमेल है उनका कितना है 49.7। सिर्फ मैं 15 से 29 के बीच की बात कर रहा हूं। टोटल कितना आ जाएगा 58.5। अर्बन एरियाज की बात करें तो मेल का है 51.3, क्योंकि देखिए अर्बन एरियाज में प्रॉब्लम क्या है, अर्बन एरियाज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई है कि लोगों को उनकी जो स्किल है, नॉर्मली पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, तो उनको उस हिसाब से जो है वो नौकरी नहीं मिल रही है, तो ना वो काम करने के लिए विलिंग है, ना ही वो काम कर रहे हैं। क्लियर, ये डाटा तो यही बता रहा है। फीमेल जो है उसका 28.6 है, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले कम है, टोटल 39.5 आ जाएगा। क्लियर, अगर रूरल और अर्बन को हम लोग मिला लेंगे, मेल का 64.8 आ गया 15 से 29 साल के बीच में, फीमेल का 47.5 आ गया और टोटल 56.6 हो गया। क्लियर, अब देखो अब सारा तो डाटा नहीं याद होगा, तो आप इसको थोड़ा सा नीचे वाला जो एरिया, जो नीचे वाला हमारा डाटा उस पर याद रख लेना, यानी कि हम सारी एजेस के लोगों को देखें, मेल का 63.9 रूरल एरियाज में, फीमेल का 63.3, ओवरऑल 58.6 आ जाएगा हमारे यहाँ पे ओवरऑल जो लेबर पार्टिसिपेशन रेशियो है। शहरों में देखें थोड़ा कम है, शहरों में लड़कों का 61.0 आ जाएगा, फीमेल का 26.9 आ जाएगा, ओवरऑल कितना है 44.7 है। रूरल अर्बन को हम लोग मिला लेंगे तो ओवरऑल कितना आ जाएगा 57.3। तो आप लोग ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश का जो हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो वो कितना है 57.3। क्लियर, हमारा जो है वो टोटल कितना है 57.3, ये हिमाचल का नहीं है। एक सेकेंड, एक सेकेंड, यहां पे आई थिंक इन्होंने गलती की है, ये तो होने था, इनके द्वारा जो है वो एक गलती की गई है। एक सेकेंड, हिमाचल प्रदेश में टोटल 64 एंड 52, ये तो अच्छा ये 21-22 का है, ठीक है ठीक है, मेरी गलती है, मैं यहाँ पे नहीं नहीं ठीक है, मैं यहाँ पे 20-21 को वहां पे कंपेयर कर रहा था, माय मिस्टेक। ठीक है, देखिए यहाँ पे 21-22 है, 21-22 वाला ये वाला डाटा है जो पीछे दिया हुआ है। ठीक है, तो सुनो यहाँ पे याद रखो, क्या याद रखोगे, हिमाचल प्रदेश में जो ओवरऑल था वो 57.3 था, किसमें, जब हम लोग बात करेंगे 2020-21 में। अगर हम लोग 21-22 की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश के अंदर ये बढ़ के कितना हो जाएगा 58.1 हो जाएगा, जिसमें क्यूमुलेटिव रूरल अर्बन का मेल का 64.2 है, फीमेल का 52.4 है। अगर हम लोग इन जनरल बात करेंगे तो फीमेल मेल का रूरल एरियाज में 64.6 है, बड़ा है थोड़ा सा, फीमेल का 54.3 है, ग्रामीण क्षेत्रों में इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे देखो 53.3 है, यहाँ पे 54.3 है। क्लियर, इसके साथ साथ जो है वो अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्यूमुलेटिव 59.3 आ गया। उसके बाद अगर हम लोग अर्बन एरियाज की बात करेंगे तो अर्बन एरियाज में इंक्रीज हुआ है, ऑलमोस्ट सेम है, अर्बन एरियाज में 61.1 है, यहाँ पे भी 61.0, यहाँ पे भी 61.0 है, 31.5, 47.4 क्यूमुलेटिव हो गया। तो आप लोग यहाँ पे जो दो चीजें याद रखेंगे वो ये याद रखेंगे कि हिमाचल प्रदेश का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है 2020-21 में 57.3 था और 2021-22 में 58.1 है, जहां पे 64.2 मेल का है और 52.3 जो है वो फीमेल का है। ये तो 2020-21 का जो डाटा है वो यहाँ पे आप लोगों के लिए दिया गया है। ठीक है, बाकी मेरे को लगता नहीं है कितना ज्यादा डिटेल में हमें पढ़ने की आवश्यकता है। हाँ, हम लोग एक काम जो है वो जरूर कर सकते हैं, हम एक काम जो है वो जरूर कर सकते हैं कि ओवरऑल इंडिया का यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए
इंडिया का कितना है 41.3 ओवरऑल। मेल और फीमेल का तो हमने देख लिया 2021-22 में। मेल का कितना है, मेल का जो है वो आपका 57.3 है और फीमेल का जो वो 24.8 है, ये है ना 24.8 फीमेल का आ गया, 57.3 मेल का आ गया। क्यूमुलेटिव कितना हो गया तुम्हारा 41.3। ठीक है, तो 3 डाटा यहां पे याद रखिए, बाकी छोड़िए। इंडिया का देखिए 2021-22 में इंडिया का ओवरऑल है 41.3 मेल और फीमेल, ध्यान रखना। हिमाचल प्रदेश का तो ओवरऑल 58.1, बहुत ज्यादा हिंदुस्तान से। ठीक है जी, मेल और फीमेल का आप लोग याद रखना। अगर थोड़ा और पढ़ना होगा तो ये वाला 2021 का डाटा जो है उसको भी याद कर लेना अलोंग विद इंडिया का डाटा। इंडिया में पहले पिछली बार 41.6 था, इस बार जब वो 41.3 हुआ, मतलब रिडक्शन हुई है। तो देखिए नॉर्मली जब हम लोग सर्वे पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग इसी तरीके से पैटर्न जो उसको ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रिडक्शन हुई है हिंदुस्तान लेवल के ऊपर। हिमाचल की हम बात करें, हिमाचल में पिछली बार ओवरऑल 57.3 था, इस बार 58.1 है, मतलब हिमाचल प्रदेश के अंदर जो वो इजाफा हुआ है। तो देखो वो दिन दूर नहीं है, ध्यान रखना। क्योंकि देखो अगर आप मेरे पुराने वीडियो देखोगे 2-3 साल पुराने, तो मैं बड़े पहले से कहता था कि आएगा सर्वे में बहुत गहराई में डाटा आएगा। आता नहीं था, लोग पढ़ते नहीं थे, लेकिन 2 साल से देख लो क्या हो गया। अब अगला जो ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि इस तरह का ऑब्जर्वेशन आएगी आपसे, यानी कि डाटा धीरे धीरे कम हो जाएगा और ऑब्जर्वेशन यानी कि जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप लोगों से पूछी जाएगी। अंडरस्टैंडिंग क्या है यहाँ पे कि जो हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेशियो है वो इंडिया का जो है वो डिक्रीज हुआ है, तो ट्रू है या फॉल्स है। हिमाचल का इंक्रीज हुआ है, ट्रू है या फॉल्स है, मतलब एक स्टेटमेंट दी गई होगी, उसके ऊपर आपको जो है वो अपना सही या गलत उसके आधार के ऊपर जब अपना आंसर करना होगा। तो ये भी बड़ा दूर नहीं है, क्योंकि ये एनालिसिस रहती है। अभी तक जो पेपर में आ रहा है वो तो बड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, जो याद रख लेगा रट्टा मार देगा वो याद रखेगा, जो नहीं रख पाएगा तो उसके लिए थोड़ा नेगेटिव है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग यानी कि इनको बनाने का ऑब्जेक्टिव शायद परसेंटेज उतना नहीं होता है जितना ऑब्जर्वेशन होता है कि बड़ा है या कम हुआ है। फिर हम अगला देखते हैं कि बड़ा या कम क्यों हुआ है। क्लियर? तो यहाँ पे होपफुली क्लियर हो गया होगा। तो चार्ट तो बहुत बड़ा है, सारा नहीं पढ़ना है आप लोगों ने, जो 2-4 पॉइंट मैंने आपको बताए सिर्फ उसी के ऊपर जब आप लोग फोकस करोगे। पहली बात, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्लियर हो गया आप लोगों को, यानी कि हिमाचल प्रदेश के अंदर ज्यादा लेबर जॉब हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये एसेट भी है और साथ में चैलेंज भी है कि आपको उनको प्रॉपरली जो है वो अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करनी है। दूसरा जो पहलू हम लोग देखेंगे वो है वर्कर्स पार्टिसिपेशन या वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। वर्कर पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि जितनी तुम्हारी टोटल पॉपुलेशन है उनमें से कितने लोग जो वो एम्प्लॉयड है। जितनी तुम्हारी टोटल पॉपुलेशन है, मान लीजिए 100 लोग टोटल रह रहे हैं, तो अगर 10 ही लोगों को नौकरी मिली है तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 10% हो जाएगा। दैट इज योर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। क्लियर? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो में जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ये बेसिकली फीमेल से रिलेटेड है। क्लियर? क्योंकि हम लोग ओवरऑल देखते हैं कि जो फीमेल है उनकी वर्कर के रूप में पार्टिसिपेशन जो वो बहुत ज्यादा कम है। अब देखो इंडिया के अंदर 24.0 है सिर्फ, और हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर आप लोग देखोगे तो 50.5 है। ठीक है, इसका मतलब है कि जितनी वुमेन टोटल लेबर के रूप में अवेलेबल है, मैक्सिमम जो है वो हम लोगों को किसके रूप में जो है मैक्सिमम जो वो वर्कर के रूप में पार्टिसिपेट होती हुई देखने को मिल रही है। तो ऑलमोस्ट दुगना है। ठीक है जी, फीमेल पार्टिसिपेशन की अगर मैं बात करूं, ऑन कॉन्ट्ररी उत्तराखंड में 24.9, पंजाब में 17.6, हरियाणा में 13.3। 2021-22 सारी जितने भी उम्र के लोग हैं उन सबका डाटा जो वो ये दिया गया है। तो ये बता रहा है कि वुमेन जो है वो ज्यादा एम्प्लॉयड हम लोगों को हिमाचल प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही है। क्लियर? अगर हम लोग जो है वो इन जनरल ओवरऑल बात करें, यहाँ पे इन जनरल अगर हम लोग बात करें तो 2021-22 का जो डाटा है उसको एक बार पिक कर लेते हैं। तो 2021-22 का जो डाटा है उसको जब हम लोग पिक करेंगे तो यहाँ पे समझिए कि ओवरऑल जो वर्कर पार्टिसिपेशन है, वर्कर पार्टिसिपेशन टोटल वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है ओवरऑल वो 55.8 है। और समझे ना, लेबर पार्टिसिपेशन अलग है, वर्कर पॉपुलेशन अलग है ना। वर्कर पॉपुलेशन है टोटल जितनी पॉपुलेशन उसमें से कितना है, वो तो जितने लोग काम करना चाहते हैं उनमें से कितने कर रहे हैं। क्लियर? 55.8 जो है वो 2021-22 के अनुसार हिमाचल प्रदेश के अंदर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो है। ठीक है, इतने लोग काम कर रहे हैं। फीमेल ओवरऑल 50.5 है, थोड़ी देर पहले हमने देखा। मेल 61.2 है। अगर हम लोग इसी साल को इंडिया के साथ कंपेयर करें तो हिंदुस्तान में यहां पे पढ़ा नहीं जाएगा, ओवरऑल 39.6 है। ठीक है जी, 2021-22 में, जिसमें फीमेल की 24.0 है और मेल की 54.8 है। अगर मैं इंडिया का पिछले साल के मुकाबले कंपेयर करूंगा
तो लास्ट ईयर यानी कि ये जो हमारा 2020-21 का डाटा है यहाँ पे 39.8 है। तो यहाँ पे आप लोग देखिए जो वर्कर पॉपुलेशन है वो हम लोगों को रिड्यूस होती हुई देखने को मिल रही है। हमारे यहाँ पे कितनी है 55.8 है, पिछले साल कितनी थी 55.4 थी। तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। हमारे यहाँ पे जो वो वर्कर पॉपुलेशन जो है ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलती हुई देखने को मिल रही है। क्लियर, तो ये वाली इंफॉर्मेशन जो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। इसके बाद तीसरा आ जाता है दैट इज योर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यानी कि कितने लोग जो है आपको वहां पे एम्प्लॉयड थे, यहाँ पे जो है आप लोगों को कितनी ज्यादा जो है वो बेरोजगारी देखने को मिल रही है। क्लियर, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है, जब हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कंसीडर करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिए हिमाचल प्रदेश के अंदर ये देखिए 2021-22 और 20-21 मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रेट निकाला जाता है जितने लोग काम करना चाह रहे हैं उनमें से कितने अनएम्प्लॉयड है। क्लियर, तो यहाँ पे ओवरऑल पॉपुलेशन ही देखी जाती। तो 2021-22 जो आपका येलो वाला है, 2020-21 जो आपका ब्लू वाला है। तो अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो हिमाचल में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 2021-22 में 4.2 है और जो 2020-21 है वहां पे 3.1 है, यानी कि इंक्रीज हुआ है। इंडिया की अगर हम लोग बात करेंगे, इंडिया का ये है, इंडिया में जो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 2021-22 में वो 4.1 है, पिछले साल जो है वो 4.2 था। क्लियर, यानी कि यहाँ पे जो है वो क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। डन। इसके अलावा देखिए हरियाणा में देखो कितना जंप लगा है, 9.0 जो है वो हम लोगों को हरियाणा 21-22 में देखने को मिल रहा है, 6.3 जो उससे पहले देखने को मिल रहा है। उत्तराखंड में भी अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो इस पर इंक्रीज हुआ है, ऑलमोस्ट हर स्टेट में हम लोग देख रहे हैं इंक्रीज हुआ है। नेशनल लेवल के ऊपर थोड़ा सा पिछले साल के मुकाबले अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो हम लोगों को कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। क्लियर, तो ये सारी की सारी जो जानकारी है इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अब हमने बात की कि कितनी जो वुमेन है वो वर्कर्स के रूप में पार्टिसिपेट कर रही है, यानी कितनी वुमेन जो वो काम कर रही है। अब सवाल यहां पे आएगा कि जितनी वुमेन जो है वो काम कर रही हैं उनमें से कितनी वुमेन जो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। क्लियर, तो देखिए हिमाचल प्रदेश यहाँ पे भी बहुत ज्यादा आगे है। अगर हम लोग जितनी वुमेन वर्कर्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो ओवरऑल इंडिया में 2021-22 का डाटा मैं पिक कर रहा हूं, येलो कलर को उठा रहा हूं, ऑल इंडिया में 62.1% यानी कि जितनी वुमेन वर्कर्स है उनमें से 62.1 जो है दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। हिमाचल की अगर मैं बात करूंगा इट इज 84.7%, मतलब मेजोरिटी ऑफ वुमेन जो है दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड, वो अपना काम खुद कर रही हैं। क्लियर, वो जो है वो कहीं किसी के है ना किसी कंपनी किसी फैक्ट्री में काम नहीं कर रही है। तो 84.7 वुमेन दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। क्लियर, चाहे वो फिर दूध बेच रही है, चाहे भैंसे बेच रही है, जो भी कर रही है दे आर सेल्फ एम्प्लॉयड। क्लियर, यहाँ पे कहानी सब लोगों को समझ आ रही है। डन। पंजाब में देखिए 46.8, उत्तराखंड में अच्छा है। पहाड़ी क्षेत्रों में नॉर्मली जो वुमेन है वो वर्कर के रूप में ज्यादा पार्टिसिपेट करती है क्योंकि हमारे यहाँ पे खेती है ना, बाकी जगहों से भी इनकम आ रही है, तो वहां पे वुमेन मैक्सिमम जो है वो जितना भी घर का काम होता है या जो है ना खेती बाड़ी है, जो इनकम वहां से आ रही है वो मैक्सिमम जो वो वुमेन के द्वारा जनरेट की जाती है। मेल जो है वो बाहर काम कर रहे हैं। क्लियर, ऐसा नहीं है मेल काम नहीं कर रहे, वो भी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक वन ऑफ द रीजन जो है वो पहाड़ी एरियाज में, पहाड़ी क्षेत्रों में वुमेन का जो है वो ज्यादा वर्कर का ये भी हो सकता है। क्लियर, तो यहाँ पे क्लियर है सबको बात। तो देखो ये देखो यहाँ पे कि जितनी वुमेन है उनमें से सेल्फ एम्प्लॉयड 85% है, रेगुलर सैलरी रेगुलर जो वेज ले रही है ना प्रॉपर जिनको सैलरी मिल रही है वो 12% है, और जो बाकी 3% है दे आर इन्वॉल्व इन कैजुअल लेबर। क्लियर, जो नॉर्मल जो दिहाड़ी मजदूरी होती है उसमें वो इन्वॉल्व है। तो ये जो है वो ओवरऑल हम लोगों को हिमाचल प्रदेश का जो है वो स्टेटस देखने को मिल रहा है। डन। तो देखो यहाँ पे यही वाला जो चार्ट है इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। आई थिंक ये बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा, लेकिन फिर भी चलो आपको पढ़ा देता हूँ। तो देखो अभी हमने देखा कि सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है जी, सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या है, हेल्पर है हाउस होल्ड में, ठीक है जी, या फिर जो वो ओन अकाउंट वर्कर है, खुद ही एम्प्लॉयर है, ठीक है जी। तो देखिए मेल की अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे 41.6 जो वो मेल खुद के ही अपना ही काम खुद ब खुद कर रहे हैं, 47.2 जो है वो फीमेल इन्वॉल्व है। इसके साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयड में हेल्पर की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, जो घर की कोई दुकान है मान लीजिए कुछ भी है, क्लियर, 13.0 है। 38.9 जो है वो फीमेल है, फीमेल देखिए यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। तो ओवरऑल मेल जो है वो 84.6 है, फीमेल जो है वो 86.1 है। क्लियर, 2020-21 की मैं बात कर रहा हूँ। रेगुलर सैलरी की बात करें तो मेल जो है वो 28.7 है, जो फीमेल है वो टोटल हम लोगों को 11.6 देखने को मिल रही है। क्लियर, 11.6 हमें देखने को मिल रही है। कैजुअल लेबर में मेल जो वो ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, दिहाड़ी मजदूरी में 16.7 है, जो वुमेन है वो कितनी है, सिर्फ 2.2 है। क्लियर,
तो समझ आ रही है, यानी कि जितनी टोटल वुमेन वर्कर्स के रूप में पार्टिसिपेट कर रही है, उनमें से जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनमें जो है वो हेल्पर इन हाउस होल्ड या ओन अकाउंट वर्कर, और उसके साथ साथ जो वो एम्प्लॉयर जो है वो हम लोगों को कितनी देखने को मिल रही है, तो वुमेन जो है वो ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड है एज कंपेयर टू मेल काउंटर पार्ट्स। क्लियर। अगर 2021-22 की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे कैजुअल लेबर में वुमेन एग्जैक्टली 3.4 है, वहां पे तो अप्रोक्सीमेटली था। मेल जो वो 16.8 है। रेगुलर वेज या सैलरी में वुमेन 11.9 है, मेल जो वो आपके 27.4 है। ओवरऑल 84.7 वुमेन है, 55.8 जो वो क्या है आपके मेल है। क्लियर। तो चलिए अब हम लोग हमारा जो अगला चैप्टर है दैट इज चैप्टर 15, जिसमें एजुकेशन के स्टेटस को एनालाइज किया गया है हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए इस चैप्टर को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ये बताया गया कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो लिटरेसी है या एजुकेशन, उसका स्टेटस क्या है। लिटरेसी नॉर्मली उसको कहा जाता है हु कैन रीड एंड राइट, जो पढ़ सकता है लिख सकता है, उसको हमारे देश के अंदर लिटरेट माना जाता है। जब हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हुई तो 30-31% के आसपास जो है वो हमारी लिटरेसी रेट हुआ करता था 1971 में। और आज जब हम लोग देखते हैं तो हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट है वो हमारे देश के लिटरेसी रेट से बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ पे, और उसके साथ साथ हम लोग उसको नेशनल लेवल का जो लिटरेसी रेट है उसके साथ कंपेयर करेंगे। और हमारे पास जो रेफरेंस है वो वैसे तो 2011 का सेंसस है, लेकिन हमारे प्रदेश का जो इकोनॉमिक सर्वे है इसमें जो 2017 में एनएसएसओ का जो डाटा रिलीज हुआ है उसका भी जिक्र किया गया है, तो उसको भी हम लोगों ने याद रखना है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि लिटरेसी रेट जो है वो कैसा हमें हमारे प्रदेश के अंदर देखने को मिलता है। दूसरा हम लोग देखेंगे, देखिए ये जरूरी नहीं है कि कोई एजुकेटेड है या कोई 5 पढ़ लिया, 6 पढ़ लिया या 8वीं तक पहुंच गया तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो एजुकेशन ने उसका जो या एजुकेशन का जो ऑब्जेक्टिव है वो उसने सर्व कर लिया। जैसे हम लोग देखते हैं बहुत बार ऐसा होता है कि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो 8वीं तक पहुंच जाते हैं या 5वीं तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि आई थिंक 8वीं तक स्पेसिफिक टाइम पे जिस तरह का सिस्टम हमारा चल रहा है वहां पे बच्चों को नॉर्मली फेल नहीं किया जाता है। क्लियर। तो 8वीं तक बच्चा पहुंच गया, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि जब उसके सामने दूसरी क्लास या तीसरी क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास की जब किताब रख दी जाती है, जैसे मान लीजिए डिवीजन करने को उसको बोल दिया, सब्सट्रैक्शन करने को उसको बोल दिया, या इवन उसको वर्ड पढ़ने के लिए बोल दिया। बहुत सारे बच्चे ऐसे जो सेंटेंस वर्ड जो है वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, और इवन दो वो 8वीं क्लास तक पहुंच चुके हैं। तो हमारे यहाँ पे ASER का एक रिपोर्ट रिलीज होता है। तो ASER की जो रिपोर्ट है उसमें हिमाचल प्रदेश के अंदर जो एजुकेशन है उसके स्टेटस को रियरली एसेस किया जाता है, जहां पे नॉर्मली ये देखा जाता है कि जैसे 8वीं क्लास का बच्चा है उसको सेकंड क्लास का टेक्स्ट पढ़ने को दे दिया जाएगा, या 5वीं क्लास का बच्चा है उसको दूसरी क्लास का टेक्स्ट पढ़ने को दे दिया जाएगा, और देखा जाएगा कि क्या वो उस टेक्स्ट को पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा है। और जो डाटा रिलीज किया गया है एसर के द्वारा, तो उसको पढ़ के आप लोगों को जो है वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो सकता है, पॉसिबिलिटी की हो कि जहां पे आप लोग देखोगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 5वीं 6वीं तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो एक शब्द भी रीड नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर। तो दूसरा जो हमारा लेयर रहेगा वहां पे हम लोग हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ASER की रिपोर्ट है उसको एक बार ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के जो बच्चे हैं वो मैथमेटिक्स जो है उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। जो लेटर्स हैं, जैसे इंग्लिश लेटर है, कैपिटल लेटर्स हैं, स्मॉल लेटर्स हैं, उनको पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, सेंटेंस पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो ये पूरे का पूरा जो दूसरी लेयर, दूसरा हिस्सा हमारे इस स्पेसिफिक लेक्चर का रहेगा, उसमें हम लोग कवर करेंगे। और जो तीसरा हिस्सा हमारा रहेगा वहां पे हम लोग देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर, जैसे जब हम लोग बात करेंगे, जैसे हम लोग एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करेंगे, यानी कि 8वीं तक की क्लास की एजुकेशन की बात करेंगे, हम लोग हायर एंड जो सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि 12वीं तक की जो एजुकेशन है उसकी बात करेंगे कि उसको, उसके लिए हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हमारी सरकार है उसके द्वारा कौन कौन से कदम, कौन कौन से स्टेप्स जो वो उठाए गए हैं, वो भी हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट रहेगा। लेकिन वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी स्कीम्स है, इजी प्रोग्राम्स है। वो हमारा तीसरा हिस्सा रहेगा कि एजुकेशन स्पेसिफिकली प्राइमरी स्कूल, हमारा जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हाई स्कूल, क्लियर, और जो हमारा अपर स्कूल है या जो अपर सेकेंडरी स्कूल है, 8वीं तक का स्कूल है, 6वीं से 8वीं तक का स्कूल है, उसके डेवलपमेंट के लिए हमारी सरकार के द्वारा कौन कौन से स्कीम्स, कौन कौन से प्रोग्राम जो है उनको रन किया गया है। तो ये आसान भाषा में ये पूरा जो चैप्टर है वो 3 हिस्सों में तोड़ा जाएगा। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं लिटरेसी रेट। अब देखिए लिटरेसी को आसान भाषा में समझ लीजिए। हमारे यहाँ पे जब 19 हम लोग हिमाचल प्रदेश की फॉर्मेशन हुई, हिमाचल प्रदेश को फुल स्टेटहुड का दर्जा मिला, तो 31.96% लोग ही ऐसे थे जो लिटरेट थे। अब हम लोग यहाँ पे 2 डाटा कंपेयर करेंगे। एक हम लोग देखेंगे 2011 जो लेटेस्ट या जो लास्ट सेंसस था, वहां पे हमारा लिटरेसी रेट कितना था, और उसको हम लोग नेशनल लिटरेसी रेट के साथ कंपेयर करेंगे। और उसके साथ साथ 2001 का जो पॉपुलेशन सेंसस था उसमें हिमाचल प्रदेश का स्टेटस क्या था, मतलब
लिटरेसी रेट कितना था, जिसमें मेल लिटरेसी कितनी थी, फीमेल लिटरेसी कितनी थी, और दोनों को कंपेयर करेंगे कि 10 सालों में 2001 से 2011 के बीच में हिमाचल प्रदेश ने क्या ग्रोथ की है। तो सबसे पहला आप लोगों को समझ आ गया। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे डाटा याद रखना है, हमारा जो लिटरेसी रेट है वो कितना है, 31 पॉइंट कितना था 1971 में जब हिमाचल प्रदेश को फुल स्टेटहुड का दर्जा मिला, 31.96%। क्लियर। 2011 का जब सेंसस हुआ तो हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट था वो कितना था, 82.80%। क्लियर। और इंडिया का जो लिटरेसी रेट था 2011 में वो कितना था, 74.0%। मतलब हिमाचल प्रदेश का जो लिटरेसी रेट था वो 8.8% ज्यादा था हमारे देश के लिटरेसी रेट से। क्लियर। अगर हम लोग बात करेंगे हिमाचल प्रदेश में फीमेल और मेल लिटरेसी रेट कितना था, तो ये जो 82.80% हमारा 2011 सेंसस के अकॉर्डिंगली हिमाचल प्रदेश के अंदर लिटरेसी रेट है, तो मेल की अगर हम बात करें तो 2011 में जो मेल लिटरेसी रेट था 89.53% था। ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ये बड़ा इंपॉर्टेंट से फैक्ट है, एक बार आया भी हुआ है और मेरे को लगता है लास्ट लाइन से शायद सवाल जो है वो बन सकता है। 89.53% जो वो मेल लिटरेसी रेट निकला 2011 में, और जो वुमेन का लिटरेसी रेट था वो कितना था, 75.93। क्लियर। तो अगर हम लोग जेंडर गैप की बात करें, जेंडर गैप का मतलब क्या है कि 2011 सेंसस में मेल और फीमेल लिटरेसी रेट में कितना गैप है, अगर हम इसकी बात करें तो हम लोगों को ये जो जेंडर गैप है वो कितना देखने को मिल रहा है, हम लोगों को ये जेंडर गैप 13.6% देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग लिटरेसी रेट को 2001 यानी कि उससे 10 साल पहले जो सेंसस हुआ उससे अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो ओवरऑल था वो कितना था, 76.48 था 2001 में। मेल लिटरेसी 85.35, फीमेल लिटरेसी जो है वो कितनी थी, 67.42। तो अगर आप 2001 में मेल और फीमेल के गैप की बात करोगे तो जेंडर गैप कितना हुआ करता था, 17.93% हुआ करता था। क्लियर। तो आप लोग 2011 सेंसस में एक पॉजिटिव चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, वो क्या है, वो ये है कि हमारे यहाँ पे जो जेंडर गैप है वो रिड्यूस हुआ है फ्रॉम 13.93% हुआ करता था 2001 सेंसस में, और 2011 में वो जो गैप था दोनों के बीच में वो 13.6% ही रह गया, यानी कि काफी रिडक्शन जो है वो हम लोगों को देखने को मिलती है। तो सबसे पहले तो लिटरेसी के स्टेटस के बारे में आप लोगों को ये पता होना चाहिए। अच्छा, अभी कुछ समय पहले जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस दैट इज एनएसएसओ है, उसके द्वारा ये बताया गया, ये प्रिडिक्ट किया गया कि हिमाचल प्रदेश की जो लिटरेसी रेट है वो कितना है, 86.6% है। 2011 में कितना था, 82.80%, जिसमें मेल लिटरेसी जो है वो 92.8% हो चुका है और फीमेल लिटरेसी जो वो 80.5 हो चुका है, जिसमें जो जेंडर डिस्पैरिटी है वो 12.4% यानी कि जेंडर गैप जो है वो कम हो चुका है। यहाँ पे 13% था 2017 तक आते आते जो वो और कम हो गया जब 2021 का, चलिए अभी तक सेंसस तो नहीं आया ना, अभी उसका डाटा कलेक्शन होनी शुरू हुई है, सरकार कुछ डिफरेंट ही प्लान कर रही है। अब देखते हैं कि क्या डाटा जो है वो हम लोगों को रिलीज होता हुआ देखने को मिलता है। क्लियर। तो एजुकेशन के ऊपर जो पहला हिस्सा है यानी कि जो फर्स्ट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल डाटा है, उसके बारे में हम लोगों को ये पता होना चाहिए। तो ये पहली ऑब्जर्वेशन है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले वाला जो हम लोग पढ़ रहे हैं शायद एग्जाम पर्सपेक्टिव से उतना रेलेवेंट नहीं है, लेकिन वहां से हम लोग एक ऑब्जर्वेशन करेंगे। वो देखिए ऑब्जर्वेशन क्या है, ये आप लोग यहाँ पे टेबल देख रहे हो, ये बेसिकली टेबल है क्या, ये हम लोगों को बता रहा है कि अलग अलग एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, अलग अलग एज ग्रुप का मेरा मतलब है कि 6ठी से लेके या 6 साल से लेके जो 16 साल के बच्चे हैं, 6 साल से लेके 16 साल के जो बच्चे हैं यानी कि 10, 11वीं 12वीं तक के जो बच्चे हैं, वहां पे कितने जो स्टूडेंट्स हैं वो सरकारी स्कूलों में यानी कि गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर एनरोल्ड है, कितने जो हैं वो प्राइवेट स्कूल्स के अंदर एनरोल्ड हैं, कितने जो हैं वो स्कूल में गए ही नहीं है, यानी कि वो स्कूल जो फॉर्मल एजुकेशन है वो किसी भी तरह की जो स्कूल एजुकेशन है उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा डाटा ऑब्जर्व करेंगे कि सरकारियों में कितने गए, प्राइवेट में कितने गए और कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। और जब हम लोग इस डाटा को देखेंगे तो हम इसको ना अलग अलग एज ग्रुप में डिवाइड करेंगे। एज ग्रुप का मतलब क्या है कि हम लोग देखेंगे कि जी 15 से लेके जो 16 साल के बच्चे हैं, ठीक है जी, उनमें से कितने लोग सरकारी स्कूल जा रहे हैं, कितने जो है वो प्राइवेट स्कूल जा रहे हैं, कितने जो वो गवर्नमेंट स्कूल जा रहे हैं। अच्छा, उसमें भी देखा जाएगा कि लड़कियां जो है इसी एज ग्रुप में यानी कि 15 से 16 साल के बीच की जो लड़कियां हैं वो कितनी प्राइवेट स्कूल जा रही हैं और कितनी लड़कियां सरकारी स्कूल जा रही है, और सेम ग्रुप की जो लड़कियां हैं या लड़के हैं वो कितने प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं, सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। देखिए वैसे तो हिमाचल प्रदेश में हमें बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है, बट इन जनरल एक नॉर्मल ऑब्जर्वेशन ये है कि जो गर्ल चाइल्ड है उसको सरकारी स्कूलों में ज्यादा भेजा जाता है, क्लियर, एज कंपेयर टू जो हमारा मेल चाइल्ड होता है, क्योंकि थोड़ा सा चाहे हम लोग सोशल प्रेफरेंसेस की बात करें या सामाजिक परिस्थितियों की बात करें। हालांकि अभी हम एक डाटा ऑब्जर्व करेंगे, वहां पे आप लोग देखोगे कि हिमाचल प्रदेश के अंदर जो हम लोगों को इतना ज्यादा
ज्यादा देखने को नहीं मिलता है। क्लियर? तो यहां पे समझो कि देखो ये पूरे का पूरा डाटा, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए यहां पे ये जो आपको ब्लू कलर दिख रहा है, ये बेसिकली बता रहा है कि कितने परसेंट बच्चे, जैसे यहां लिखा ना क्या, 6 से 14 साल के बच्चे, ऑल मतलब 6 से 14 साल के जितने बच्चे, चाहे लड़के हैं लड़कियां हैं, कितने, ब्लू जो है वो सरकारी स्कूल में कितने जा रहे हैं, ग्रीन जो है वो प्राइवेट स्कूल में कितने जा रहे हैं। क्लियर? और ये वाला जो कलर है, ये आपको ऑरेंज सा कलर देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है कि कितने बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं। क्लियर? नॉट इन द स्कूल। क्लियर? तो ये डाटा यहां से हम लोग थोड़ी सी चीजों को समझते हैं। तो 6 से लेकर 14 साल के जितने भी बच्चे हैं, 10वीं तक के जितने भी बच्चे हैं, उनमें 66.30% बच्चा जो है वो आप लोगों को कहां पे देखने को मिल रहा है, आप लोगों को वो बच्चा जो है सरकारी स्कूलों में देखने को मिल रहा है। और प्राइवेट स्कूल्स के अंदर यही जो स्ट्रेंथ है वो 33.30% है। क्लियर? 6 से 14 साल के बच्चों की। क्लियर? अगर हम लोग बात करें 15 से 16 साल के बच्चों की, यानी कि 15 से 16 साल जो बच्चा 11वीं 12वीं में हो जाता है, तो 15 से 16 साल के बच्चों की हम बात करें तो देखिए यहां पे सरकारी स्कूलों में 66.30% है। ओवरऑल हमें सरकारी गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर बच्चे एनरोल होते हुए देखने को मिलते हैं, प्राइवेट के अंदर 33.30। लेकिन जब 15 से 16 यानी कि 11वीं 12वीं की बात आ रही है तो सरकारी स्कूलों में 80.20% बच्चा जो है वो एनरोल हो रहा है। ठीक है? इसका सबसे बड़ा कारण ये है क्योंकि जब आप लोग देखते भी हो आपके आसपास जितने प्राइवेट स्कूल्स हैं वो या तो 10वीं तक है, 8वीं तक है। क्लियर? क्योंकि 11वीं 12वीं की जो एफिलिएशन है वो मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, तो बड़े कम स्कूल है जो 12वीं भी करवाते हैं। तो यही कारण है बहुत सारे बच्चे तो 10वीं तक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उसके बाद वो 11वीं 12वीं जो है वो सरकारी स्कूलों से करते हैं। स्कूल एफिलिएशन जो है वन ऑफ द मेजर रीजन है। क्लियर? तो देखो यहाँ पे एकदम हमने देखा कि 11वीं 12वीं में आते ही सरकारी स्कूल के अंदर एनरोलमेंट इंक्रीज हो जाती है और प्राइवेट स्कूल के अंदर यहाँ पे 17% है, और 6 से 14 साल के बच्चे में हम लोग इसको 33.30% देख रहे हैं। तो सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन है, इस स्पेसिफिक जो हिस्सा है, ये स्पेसिफिक जो एस्पेक्ट है, यहां से हम लोगों को ये देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे लड़कियों के एजुकेशन की बात करते हैं। 7 से 16 साल के बीच की जो लड़कियां हैं, या 7 से 16 7 to 16 ईयर्स का जो पूरा एक ओवरऑल ग्रुप है, उसमें देखिए 68.70% बच्चे जो है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, 30.60 बच्चे जो वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, 0.70% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल गए ही नहीं है। अगर हम लोग अब 7 से 10 साल की बात करेंगे, यानी कि थोड़ा सा स्क्यू कर देते हैं इसको, 8वीं तक के बच्चों की बात करते हैं, तो सरकारी स्कूलों में 62.60 पढ़ रहे हैं, 37.20 जो वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, 0.10% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में नहीं है, स्कूल में जो है वो आप लोगों को इस एज ग्रुप के स्कूल के अंदर देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो देखिए एक चीज ऑब्जर्व करिए, जैसे ही बच्चा बड़ी क्लास में पहुंच रहा है, जैसे ही बच्चा बड़ी क्लास में पहुंच रहा है, तो वैसे वैसे स्कूल में नहीं पहुंचने की जो संख्या है वो इंक्रीज हो जा रही है। देखो 7 से लेके 10 साल का जो बच्चा है वो सिर्फ 0.10% बच्चा ही ऐसा है जो स्कूल में नहीं है। ठीक है? 15 से 16 साल के जो बच्चे हैं 2.80% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में नहीं है। तो ये संख्या जो इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे स्कूल आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे जो ड्रॉप आउट रेशियो है वो भी हम लोगों को इंक्रीज होती हुई देखने को मिलती है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे 7 से 10 साल का ग्रुप देखा हमने, जिसमें 62% लोग जो है वो कहां पढ़ रहे हैं, 62% लोग जो है वो सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। अब लड़के और लड़कियों को समझते हैं। देखिए अगर हम लोग 7 से 10 साल के बीच के लड़कों की बात करेंगे तो 58.70% बच्चे सरकारी स्कूलों में, लड़के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हम सेम एज ग्रुप में लड़कियों की बात करेंगे तो 67.10% लड़कियां जो है वो कहां पढ़ रही हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ रही है। मतलब सरकारी स्कूलों में जो लड़कियों की परसेंटेज है वो ज्यादा है। अगर हम लोग 15 से 16 साल के एज ग्रुप की बात करें तो लड़के 77.60%, 15 से 16 साल के जो लड़के हैं वो सरकारी स्कूलों में हैं, लेकिन लड़कियों की संख्या यहां पे भी ज्यादा है, दैट इज 82.4%। हालांकि ये जो गैप है वो उतना ज्यादा नहीं है, बाकी देश के जो हमारे राज्य हैं वहां पे हमें ये गैप बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहाँ पे 2-3 चीजें आपने ऑब्जर्व करनी कि जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में बच्चे पहुंचते हैं वैसे वैसे स्कूल के अंदर, स्कूल से वो ड्रॉप आउट कर जाते हैं, उनका रेशियो कम हो जाता है। दूसरी चीज जब हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व की कि लड़के और लड़कियों में हम देख रहे हैं कि लड़कियों की जो प्रोपोर्शन है वो सरकारी स्कूलों में ज्यादा है एज कंपेयर टू प्राइवेट स्कूल्स। तो 2 डाटा जो वो आपने यहाँ से ऑब्जर्व करना है। यहाँ से सवाल बनने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, लेकिन अगेन फिर भी आप लोगों को, क्योंकि सर्वे में है तो आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो ये हमारा पहला पॉइंट है जहां पे हम लोगों ने देखा कि लिटरेसी रेट जो है उसका क्या स्टेटस है। अब हम लोग जो है वो हमारा जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके दूसरे हिस्से की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहां पे बेसिकली जो रीडिंग लेवल है, पढ़ने की क्षमता है, उसको एसेस किया जाएगा। अब देखिए रीडिंग लेवल की असेसमेंट कौन करता है? रीडिंग लेवल की जो असेसमेंट है
उसके लिए एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट ASER की रिपोर्ट आती है। क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग ASER की जो रूरल 2022 की रिपोर्ट है उसको हम लोग रेफरेंस के रूप में ले रहे हैं। अब देखो इस रिपोर्ट को पढ़ना कैसे हम लोगों ने, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, क्लास 8th, ये क्या लिखा है, क्लास 7th, क्लास 6th। तो यहाँ पे क्या है, हर क्लास का जो बच्चा है, जैसे मान लीजिए 8वीं क्लास का बच्चा है, तो ये जो आपको ये जो कौन सा है ऑरेंज कलर आपको देखने को मिल रहा है, ये ऑरेंज कलर जो है वो बेसिकली है क्लास 2, यानी कि दूसरी क्लास की किताब जो है वो 8वीं क्लास के बच्चे को पढ़ने को दी गई। ठीक है जी। ये आपका जो ग्रीन कलर है ये क्या है, ये क्लास 1 की किताब जो है वो 8वीं क्लास के बच्चे को पढ़ने को दी गई। ठीक है जी। इसके साथ ये जो 1.70, ये जो आपको पर्पल कलर देखने को मिल रहा है, ब्लू कलर देखने को मिल रहा है, यहाँ पे बच्चे को एक वर्ड, एक शब्द जैसे ये पढ़ने को दिया गया, एक वर्ड पढ़ने को दिया गया। क्लियर? उसके बाद ये जो आपको येलो कलर देखने को मिल रहा है, एक लेटर बच्चे को पढ़ने को दिया गया। ये जो आपको ये थोड़ा सा है ना कॉन्सस कलर जो भी आप बोलो इसको, ये जो आपको कलर देखने को मिल रहा है यहाँ का मतलब है कि बच्चा कलर को पढ़ ही नहीं पाया। जैसे अब देखो समझाता हूं मैं आपको, देखिए हुआ क्या कि मान लो 8वीं क्लास के अंदर 10 बच्चे जो हैं वो एनरोल है, 10 बच्चे 8वीं क्लास के अंदर एनरोल है। ठीक है? तो क्या होगा, एक बच्चे को बुलाया जाएगा, उस बच्चे को सबसे पहले पढ़ने के लिए दिया जाएगा एक लेटर, उस बच्चे को लेटर पढ़ने के लिए दिया जाएगा। जैसे मान लो ये लिख दिया, Z लिख दिया, अब इस बच्चे को बोला पढ़ो इसको। तो देखिए जब 8वीं क्लास के बच्चे को कहा गया कि पढ़ो इस लेटर को रीड करो, तो 0.90% बच्चे ऐसे हैं जो इस लेटर को नहीं पढ़ पाए। समझ आई कहानी? 0.90% बच्चे हैं जो इस लेटर को नहीं पढ़ पाए, यानी कि 99% बच्चा ऐसा है जो इस लेटर या लेटर जो दिया गया उसको पढ़ पाए, क्योंकि 8वीं क्लास में पहुंच गए। अच्छा अब क्या होगा, अब जो नहीं पढ़ पाए उनको डाल दिया कि जी ये नहीं पढ़ पा रहे, एक लेटर भी रीड नहीं कर पा रहे। अब आगे बढ़ा जाएगा। अब आगे क्या किया जाएगा, मान लो इस बच्चे ने लेटर को रीड कर लिया, पढ़ लिया इसने लेटर को, अब इसको वर्ड दिया जाएगा। जैसे मान लो इसको वर्ड दे दिया गया कि जी ये पढ़ो क्या लिखा है, ये तो चलो आसान काफी इजी शब्द दिए जाते हैं, मान लो वर्ड पढ़ने को दिया गया। ठीक है? अब जब वर्ड पढ़ने को दिया गया तो 2.40% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने लेटर तो पढ़ लिया लेकिन वर्ड नहीं पढ़ पा रहे, वर्ड नहीं रीड कर पा रहे। ठीक है जी। जिन्होंने वर्ड को रीड जो नहीं कर पा रहे, यहां पे आ गया कि जी ये तो वर्ड ही नहीं पढ़ पा रहा है। बाकी जिसने वर्ड को रीड कर लिया, अब उसको पढ़ने के लिए जो है, अब उसको पढ़ने के लिए जो है वो क्या दिया गया, क्लास 1 की किताब खोली गई और क्लास 1 का जो टेक्स्ट है वो इससे रीड कराया गया। ये बोले पहली की किताब और इसको पढ़ के दिखा। जिसने पढ़ लिया उसको क्लास 2 की किताब दी गई, जो नहीं पढ़ पाया उसकी संख्या है 1.70%। ठीक है? 1.70% लोग ऐसे थे जो क्लास 1 का टेक्स्ट नहीं पढ़ पाए। ठीक है? जो पढ़ गए उनको फिर दी गई क्लास 2 की किताब, दूसरी क्लास की किताब। तो जब उनको दूसरी क्लास की किताब दी गई तो 87.90% बच्चा जो था वो ऐसा था जो दूसरी क्लास का जो टेक्स्ट था उसको रीड नहीं कर पाया। क्लियर? तो कहानी यहां पे समझ रही है नहीं आ रही है ना? तो इस तरीके से जो वो इस स्पेसिफिक जो चैप्टर पूरे का पूरा जो लाइन है इसको हम लोगों ने रीड करना है। कैसे रीड करना है? 0.90% बच्चा ऐसा है जो क्या कर पाया, जो लेटर भी नहीं पढ़ पाया। ठीक है जी। 2.40% बच्चा ऐसा है 8वीं क्लास का जो लेटर तो पढ़ पाया लेकिन वर्ड नहीं पढ़ पाया। 1.70 बच्चा जो वो ऐसा है जो क्लास जो हमारा वर्ड है उसको वो रीड कर पाया, लेटर को नहीं रीड कर पाया। 7.10% जो है वो बच्चा ऐसा है जो क्लास जो हमारा क्लास 1 का टेक्स्ट है उसको जो है उसने रीड कर लिया। क्लियर? लेकिन क्लास 2 का टेक्स्ट जो है वो नहीं पढ़ पाया। और जो 87.90% बच्चा ऐसा बचा, मैं फिर से इसको करेक्ट करता हूं, 87.90 बच्चा ऐसा बचा जो क्लास 2 का टेक्स्ट जो है वो रीड कर पाया। तो आसान भाषा में 8वीं क्लास के बच्चे का जो वो ये स्टेटस आप लोगों को देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे करेक्शन कर देता हूँ। ठीक है? फिर से एक बार देख लो, आई थिंक थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हो रहा है। देखो यहाँ पे पढ़ते हैं 0.90% बच्चा ऐसा है जो नॉट इवन ए सिंगल वर्ड पढ़ पाया, नॉट इवन ए सिंगल वर्ड। ठीक है जी? क्लियर? उसके साथ साथ जो 2.40% बच्चा ऐसा है जो लेटर पढ़ पाया, जो लेटर पढ़ पाया। ठीक है? उसके बाद 1.70% बच्चा ऐसा है जो वर्ड पढ़ पाया। ठीक है? क्लियर?
इसके बाद जो हमारा जो है वो 7.10% बच्चा ऐसा है जो क्लास 1 का टेक्स्ट पढ़ पाया, क्लास 2 का नहीं पढ़ पाया। ठीक है, क्लियर। और जो बाकी हमारा बच गया दैट इज 87.90%, ये वो बच्चा है जो क्लास 2 का जो टेक्स्ट है इसने उसको रीड कर लिया। क्लियर। तो फाइनली ये वाला जो लास्ट वाला है ये वो है जिसने क्लास 2 का टेक्स्ट रीड कर लिया। डन। अब ऐसा समझो कि जो बच्चों को किताब दी गई, जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता रहा वैसे उसको संख्या में डाल दिया गया, तो अल्टीमेटली जो बच्चे बचे वो थे जो दूसरी क्लास का टेक्स्ट पढ़ पा रहे थे। क्लियर। अब हम लोग तीसरी क्लास की बात करते हैं, थर्ड क्लास की बात करते हैं। तो थर्ड क्लास में अब यहाँ पे आइए, 28.50% ही बच्चे ऐसे हैं जो दूसरी क्लास का टेक्स्ट पढ़ पा रहे हैं। 28.40% बच्चे ऐसे हैं जो दूसरी का नहीं पढ़ पा रहे हैं, सिर्फ पहली का पढ़ पा रहे हैं। क्लियर। 20.10% जो हैं वो बच्चे ऐसे हैं जो पहली का टेक्स्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं, सिर्फ वर्ड पढ़ पा रहे हैं, सिर्फ शब्द पढ़ पा रहे हैं। क्लियर। और उसके साथ साथ 70.90% ऐसे जो सिर्फ लेटर पढ़ पा रहे हैं, शब्द नहीं पढ़ पा रहे हैं, और वो क्लास तीसरी में पहुंच चुके हैं। क्लियर। तो यहां से जो वो कहीं ना कहीं ASER रिपोर्ट से हम लोगों को हमारे यहाँ पे जो एजुकेशन का स्टेटस है उसके बारे में पता चलता है। अब ऐसा नहीं है, अब यहाँ पे धीरे धीरे उनसे मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी करवाए जाएंगे। क्लियर। तो वहां से भी थोड़ा सा हम लोगों को आइडिया लगेगा। जैसे देखिए अब क्या होगा, अब बच्चा पकड़ा जाएगा। जैसे मान लो बच्चा पकड़ा, जैसे हम 8वीं क्लास की बात करते हैं वही, क्योंकि वो हायर क्लास है जो डाटा हमारे पास है। अब मान लो 8वीं क्लास का बच्चा पकड़ा। अब 8वीं क्लास के बच्चे को सबसे पहले पढ़ने के लिए दिया गया 1 से लेके 9, 1 2 3 4 पढ़ने के लिए दिया गया कि पढ़। अगर वो नहीं पढ़ पाया तो फिर वो डाल दिया गया कि ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। अगर वो पढ़ पाया तो फिर उसको 11 से लेके 99 दिया गया। अगर उसने ये भी पढ़ लिया फिर उसको सब्सट्रैक्ट करने को दिया गया। अगर उसने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया तो उसके बाद जब उसको डिवाइड करने को दिया गया। क्लियर। तो जो बच्चा डिवाइड कर पा रहा है इसका मतलब है कि वो पहली तीनों स्टेजेस में उसने क्वालिफाई कर दिया है। डिवाइड करने वाला वो बच्चा जो चारों के चारों फंक्शन जो वो परफॉर्म कर पा रहा है। क्लियर। तो देखिए 8वीं क्लास को पिक करते हैं, तो 8वीं क्लास में सिर्फ 0.50% ही बच्चे ऐसे थे जो 1 से लेकर 9 तक का जो टेक्स्ट है उसको रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाए। 2% बच्चे ऐसे थे, 2% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 1 से 9 तक का जो टेक्स्ट है उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। 20.80% जो बच्चे थे वो कौन थे, जिन्होंने 11 से लेकर 99 तक का टेक्स्ट जो वो रिकॉग्नाइज कर लिया लेकिन वो सब्सट्रैक्शन नहीं कर पाए। 24.40% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने नंबर भी रिकॉग्नाइज कर लिया, सब्सट्रैक्शन भी कर ली, लेकिन डिवीजन नहीं कर पाए। 52.30% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने डिवीजन भी कर लिया, सब्सट्रैक्शन भी कर ली, बाकी सारे काम परफॉर्म कर लिए। तो आप ऐसा मानो कि यहाँ पे एक बच्चे को सबसे पहले ये दिया गया, अगर उसने क्वालिफाई कर दिया, ये दिया गया, ये कर दिया, तो जहां जो बच्चा रुक गया वहीं पे ही उसको उसमें डाल दिया गया कि जैसे मान लो कोई बच्चा सब्ट्रैक्ट कर पाया लेकिन डिवाइड नहीं कर पाया तो उसको डाल दिया गया कि ये तीसरी स्टेज पे आ रहा है। कोई नंबर रिकॉग्नाइज कर पाया लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाया तो उसको यहाँ पे डाल दिया गया कि 11 से 99 तक के नंबर ही रिकॉग्नाइज कर पा रहा है लेकिन सब्ट्रैक्शन नहीं कर पा रहा, और उसके बाद डिवीजन तो वो वैसे नहीं कर पाएगा। क्लियर। तो मैथमेटिकल में भी, मैथमेटिकल ऑपरेशंस में भी हम लोग देख रहे हैं कि सिर्फ 50% ही बच्चे ऐसे जो डिवीजन कर पा रहे हैं, 8वीं क्लास में पहुंच चुके हैं। 8वीं क्लास में जो है वो बच्चे को, क्योंकि डिवीजन तो पहले दूसरी क्लास में ही करवा दिया जाता है। क्लियर। तो यहां से कहीं ना कहीं जो वो थोड़ा सा हम लोगों को हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसके बारे में भी पता चल रहा है। अब ये तो आ गया मैथमेटिक्स में। अब हम देखते हैं इंग्लिश रीडिंग में। इंग्लिश रीडिंग का मतलब क्या है कि यहां पे देखिए बच्चे को सबसे पहले क्या किया गया, सबसे पहले लेटर, कैपिटल लेटर दिया गया। जैसे मान लो ये लिख दिया कैपिटल लेटर, तो कुछ बच्चे ऐसे थे जो इसको पढ़ ही नहीं पाए, कुछ बच्चे ऐसे थे जो इसको पढ़ पाए, फिर उनको पढ़ने के लिए जो वो स्मॉल लेटर दिया गया, फिर उनको पढ़ने के लिए जो वो सिंपल वर्ड लिखा गया, फिर उनको पढ़ने के लिए जो है वो एक सेंटेंस बना के दिया गया। क्लियर। तो सेंटेंस पढ़ने वाले बच्चे वो होंगे जो सब चीजों में अच्छे होंगे। जैसे अब यहाँ पे अगेन हम 8वीं क्लास की बात करेंगे, तो 8वीं क्लास में 77% बच्चे ऐसे थे जो इजी सेंटेंस को रीड कर पा रहे थे। 12.60% बच्चे ऐसे थे जो सिंपल वर्ड तो पढ़ पा रहे थे लेकिन सेंटेंस नहीं पढ़ पा रहे थे। 8.30% बच्चे ऐसे थे जो स्मॉल लेटर को रिकॉग्नाइज कर पा रहे थे, क्लियर, लेकिन वो वर्ड नहीं पढ़ पा रहे थे। 1.0% बच्चे ऐसे थे जो कैपिटल लेटर रीड कर पा रहे थे लेकिन स्मॉल नहीं कर पा रहे थे। 0.90% बच्चा है 8वीं क्लास का जो किसी भी कैपिटल जो हमारा इंग्लिश का शब्द है उसको नहीं पढ़ पा रहा है। तो आप लोग देखिए 8वीं क्लास के जो बच्चे हैं वो नहीं पढ़ पा रहे। तो आपने ना एक काम करना है, यहाँ पे तीसरी क्लास जो थर्ड क्लास है इसका जो डाटा है उसको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, क्योंकि जो सर्वे है वहां पे जो डिटेल है वहां पे थर्ड क्लास का डाटा को रेफरेंस के रूप में लिया गया है। यहाँ पे मैं 8th क्लास इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि वो हायर क्लास है। क्लियर। सबसे बड़ी क्लास है तो वहां तक तो एटलीस्ट डिजिट वगैरह जो वो बच्चों को पढ़ने को आने चाहिए, लेकिन हम लोग देखते हैं कि बच्चे जो है उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं। क्लियर। तो समझ आ रहा है। तो ASER जो है वो आपको अलग अलग लेवल के ऊपर जो वो आप लोगों को बता रहा है कि कौन कौन बच्चा जो है वो कितना किस लेवल का टेक्स्ट जो वो पढ़ पा रहा है। क्लियर। समझ आ गई कहानी। अब चलिए अब हम देखते हैं ट्यूशन की बात करते हैं।
तो हम लोग देखते हैं कि जी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ट्यूशन में इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये बेसिकली वो वाला डाटा है जो ये बता रहा है कि कितने, जैसे मान लो अगर हम लोग 8वीं क्लास की बात करें तो 8वीं क्लास में जितने बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं उनमें से कितने परसेंट बच्चे कोचिंग ले रहे हैं, तो मतलब ट्यूशन ले रहे हैं। तो 8वीं क्लास में ये जो आपका ब्लू कलर है दिस इज प्राइवेट सेक्टर, तो जितने बच्चे पढ़ रहे हैं 23.10% बच्चा ऐसा है जो ट्यूशन ले रहा है। जितने बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूलों में जो है वो 6.30% बच्चा जो है वो ऐसा है जो ट्यूशन ले रहा है। इवन अगर आप लोग चलिए छोटी क्लास पे चले जाते हैं हम लोग, अगर आप दूसरी क्लास की बात करेंगे तो 11.50% बच्चा ऐसा है जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है लेकिन ट्यूशन ले रहा है। 6.40% बच्चा ऐसा है जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है लेकिन ट्यूशन ले रहा है। क्लियर। और ये 2022 का जो है एससीआर का डाटा है, तो यहाँ से जो है वो आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि ट्यूशन के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो इंक्रीज हो रही है। ध्यान रखना है जो कोचिंग है, ट्यूशन है, जैसे मतलब एक बड़ी प्रैक्टिकल सी बात है कि आप लोगों को सर्वे पढ़ने के लिए मेरे को क्यों पढ़ाना पड़ रहा है या हम लोग क्यों कोचिंग दे रहे हैं। मतलब कोचिंग जो है वो आपका क्या है कि जो एजुकेशन सिस्टम की प्रॉब्लम्स है वो जो 10वीं क्लास की किताबें, 12वीं क्लास की किताबें पढ़नी है जो पेपर में आती है, बस ये कि अगर एजुकेशन सिस्टम आपको उस लेवल पे पढ़ाना शुरू कर दे जिस लेवल पे पेपर आता है तो कोचिंग की जरूरत ही नहीं है। क्लियर। तो वैसे भी नॉनसेंस चीजें हैं सारी की सारी। बस ये है कि कोचिंग क्या करती है कि आप लोगों को मदद कर देती है कि जो एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि वो 10वीं क्लास या 12वीं क्लास की जो एनसीईआरटी जिस तरीके से सिविल सर्विसेज के लिए पढ़नी है उस तरीके से जो वो कोचिंग पढ़ा देगी तो आप लोगों की थोड़ी सी मदद हो जाती है, थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। लेकिन अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा होगा तो आपको वैसे ही पढ़ाएगा जैसे जरूरत है फ्यूचर में, वैसे आप चीज़ों को पिक करेंगे। तो ये चीज़ें नहीं है। ट्यूशन भी वही है, ट्यूशन भी क्या कर रही है जो स्कूल इंस्टीट्यूशंस में जो टीचर क्योंकि 50 बच्चों को पढ़ा रहा है वो नहीं हर बच्चे को इंपॉर्टेंस दे पा रहा है तो फिर घर वालों को ट्यूशन रखनी पड़ रही है। तो जो एग्जिस्टिंग एजुकेशन सिस्टम है उसकी जो खामी है वो ट्यूशन, कोचिंग, ये सारी चीज़ें जो है उसी को भर रही होती है। क्लियर। समझ आई कहानी यहाँ पे। क्लियर। चलो अच्छा, अब हम लोग देखते हैं कि जी बहुत बार देखा जाता है कि स्कूल के अंदर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि जो टॉयलेट नहीं है, इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, कंप्यूटर नहीं है। तो अगला जो डाटा है वो यही है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमारे यहाँ के जो स्कूल्स हैं वहां पे कितना हमें देखने को मिलता है। तो 2021-22 का जो डाटा है उसको हम लोग पिक करते हैं। तो देखिए अगर हम लोग बात करें हमारे स्कूल्स में कितने स्कूल ऐसे हैं जहां पे लाइब्रेरी फैसिलिटी है, तो 2021-22 का डाटा बोलता है 97.40% गवर्नमेंट स्कूल, सिर्फ सरकारी स्कूलों की बात हो रही है, गवर्नमेंट स्कूल ऐसे ऐसे हैं जहां पे लाइब्रेरी की फैसिलिटी है। 30.30% स्कूल ऐसे हैं जहां पे फंक्शनल कंप्यूटर है, कंप्यूटर नहीं है चलते हुए कंप्यूटर है, ठीक है जी। 27.20% स्कूल ऐसे हैं जहां पे इंटरनेट फैसिलिटी है। 100% स्कूल ऐसे हैं जहां पे ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी है। 97.70% स्कूल ऐसे हैं जहां पे लड़कों के अपने टॉयलेट हैं। 98.50% स्कूल ऐसे हैं जहां पे लड़कियों के अपने टॉयलेट्स हैं। हैंड वॉश करने के लिए 99.30% स्कूल के अंदर हैंड वॉश करने का प्रॉपर सुविधा है, प्रॉपर प्रावधान है। क्लियर। तो इसका मतलब है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए होता है वो ठीक है, बेटर है। बस ये है आजकल के टाइम के हिसाब से जो इंटरनेट है उसकी जो इंपॉर्टेंस है, रेलेवेंस है, वहां पे सरकारी स्कूलों में वो होना चाहिए। देखिए जो बड़े स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, हाई स्कूल है, वहां पे तो है ही, पर हमारे यहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल्स हैं है ना, वहाँ पे जो अपर प्राइमरी स्कूल्स हैं वहां पे जो है वो नहीं है। तो जब हम बात करेंगे यहाँ पे तो ओवरऑल स्कूल्स की बात करेंगे, यही कारण है इंटरनेट जॉब आप लोगों को काफी कम देखने को मिल रहा है। क्लियर। चलिए तीसरा हम लोग देखते हैं कि जो प्यूपिल टीचर रेशियो है, यानी कि स्टूडेंट टू टीचर रेशियो है वो कितनी है। मान लो टोटल 100 स्टूडेंट है और 10 टीचर है तो टोटल रेशियो कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। मतलब हर 10 बच्चों पे, हर 10 स्टूडेंट्स के ऊपर एक टीचर है। क्लियर। तो ध्यान रखना जितनी ये रेशियो कम हो उतना ज्यादा बेटर है। उतना ज्यादा बेटर क्यों है कि जैसे मान लो अगर एक बच्चे को या एक टीचर 10 बच्चों को पढ़ा रहा है, दूसरी क्लास में एक टीचर 100 बच्चों को पढ़ा रहा है, तो ज्यादा बेटर जो है वो बच्चों के साथ या ज्यादा बेटर एजुकेशन जो वो कौन से सिस्टम में दी जा सकेगी, ऑब्वियस बात है जहां पे 10 बच्चों को वो पढ़ा रहा है उतना बेटर एजुकेशन वो प्रोवाइड कर पाएगा। क्लियर। तो जब हम लोग हमारे देश के अंदर जो है वो हमारी पीटीआर रेशियो की बात करते हैं, प्यूपिल टू टीचर रेशियो की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग 2021-22 का डाटा उठा रहे हैं। 20-21 भी एक बार देख लेना, 21-22 का डाटा मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं। देखिए अगर हम लोग इंडिया की बात करेंगे तो हमारे यहाँ पे जो स्कूल लेवल है उसको कैसे डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले पहले से लेके 5वीं तक जिसको प्राइमरी लेवल कहा जाता है, दूसरा 6ठी से लेके 8वीं तक जिसको अपर प्राइमरी लेवल कहा जाता है, तीसरा 9वीं से लेके 10वीं तक जिसको सेकेंडरी लेवल कहा जाता है, और अगला जो है वो आपका 11 से 12वीं तक जिसको जो है वो हाई सेकेंडरी कहा जाता है। क्लियर। तो देखिए हमारे यहाँ पे इंडिया की जब हम बात करेंगे तो इंडिया में जो हाई सेकेंडरी यानी कि जो 11 से 12 तक वाले हैं उनमें टोटल 27 जो है वो हमें ये रेशियो देखने को मिलती है, यानी कि हर बच्चे पे 27 टीचर है, सॉरी हर टीचर 27, हर टीचर के पास 27 बच्चे हैं। क्लियर। जब हम लोग 9वीं से 10वीं की बात करेंगे तो 18 है, जब हम लोग 6वीं से 8वीं की बात करेंगे तो 19 है, जब हम लोग प्राइमरी स्कूल की बात करेंगे तो कितना है, 26 है। अगर हम लोग हिमाचल प्रदेश की बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश में देखिए प्राइमरी स्कूल में रेशियो 16 है,
क्लियर। अपर प्राइमरी में 9 है, सेकेंडरी में 6 है, और जब हम लोग हायर सेकेंडरी की बात कर रहे हैं तो कितना है, 10 है। तो इसका मतलब है हिमाचल में जो रेशियो है वो कम है। तो ये थोड़ी सी पॉजिटिव साइन है, कोई नेगेटिव साइन नहीं है। जितने ज्यादा टीचर और कम बच्चे होंगे उतना बेटर एजुकेशन जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो वो क्या हो सकता है, प्रोवाइड किया जा सकता है। क्लियर। तो ये हमारा दूसरा हिस्सा है जहां पे हम लोग देख रहे हैं कि पहले में हमने देखा एजुकेशन क्या है, दूसरे में हमने देखा एजुकेशन का स्टेटस क्या है। अब तीसरा हम लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ पे जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, 8वीं तक की एजुकेशन है, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हायर एजुकेशन है उसके लिए सरकार के द्वारा क्या क्या कदम, क्या क्या स्कीम्स लॉन्च की गई हैं। तो कुछ मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ, बाकी आप लोगों को लाइन ऑफ थॉट जो वो मिल जाएगा कि कैसे जो वो आप लोगों ने इसको अप्रोच करना है। क्लियर। अब देखो, सबसे पहले हम लोग एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करते हैं, प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी की बात करते हैं। तो हमारे यहाँ पे टोटल 10,758 10,758 प्राइमरी स्कूल्स हैं, 1,965 मिडिल स्कूल्स हैं, यानी कि 6वीं से लेकर 8वीं तक के स्कूल हैं। क्लियर। अब यहाँ पे आप चीज़ों को समझिए कि इस लेवल के लिए बच्चों की बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है, जो बिल्कुल हमारे यहाँ पे निगलेक्टेड स्टेट ऑफ द सोसाइटी है, जिसके पास पैसा नहीं है। क्लियर। वो बेसिकली जो है वो प्राइमरी स्कूल या स्कूल में बच्चों को लेके जाने से क्यों हिचकिचाता है, क्यों। मान लो कोई 200 रुपया कमा रहा है या 100 रुपया दिन का कमा रहा है, तो वो चाहेगा कि उसका खाना मिल जाए, उसके घर की अगर छत टपक रही है वो छत ठीक हो जाए, उसके यहाँ पे कोई बीमार है उसको दवाई मिल जाए। तो बहुत बार हम लोग देखते हैं कि पेरेंट्स के पास बच्चों की वर्दियों के लिए भी पैसा नहीं होता है, किताबों के लिए पैसा नहीं होता है, एडमिशन्स के लिए पैसा नहीं होता है। तो हमारे यहाँ पे जो सरकारी स्कूल है वहाँ पे सरकार ने अलग अलग तरह की स्कीम्स लॉन्च की हुई है। सरकार बच्चों को पैसा दे रही है, स्कॉलरशिप दे रही है कि आपका अगर मान लो माँ बाप आपका खर्चा नहीं निकाल पा रहे तो एटलीस्ट सरकार आपको कुछ पैसा दे रही है, आपको सरकार फ्री में वर्दियाँ दे रही है, फ्री में बस्ते दे रही है। क्लियर। अगर आप थोड़े से मेरिटोरियस हो, पढ़ने लिखने में अच्छे, तो सरकार स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। तो एलिमेंट्री लेवल के ऊपर भी सरकार के द्वारा बहुत सारी ऐसी स्कीम्स लॉन्च की गई हैं, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स जो है वो लॉन्च की गई हैं जो बच्चों के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। सिमिलरली हायर सेकेंडरी पे भी की गई है, सिमिलरली कॉलेज लेवल पे भी की गई है। तो मैं आप लोगों के साथ जो प्राइमरी और जो अपर हमारा सीनियर सेकेंडरी वाला लेवल है उससे रिलेटेड कुछ स्कीम्स को डिस्कस कर लेता हूँ। क्लियर। देखिए, जब से सबसे पहले क्या है, मेधावी छात्रवृत्ति योजना। तो मेधावी छात्रवृत्ति योजना में देखिए होता क्या है कि हमारे यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड है, क्लियर, जैसे मान लीजिए जो 5वीं क्लास की इम्तिहान हुआ, 5th क्लास का पेपर हुआ, उसके बाद जिस भी स्कूल में या हर स्कूल से 2 लड़के और 2 लड़कियां, ठीक है, 2 बॉयज और 2 गर्ल्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। मतलब जिन जो टॉप 4 होंगे, लड़के और लड़कियों में 2 लड़के और 2 लड़कियां टॉप में आएंगी, उनको जो वो मेधावी छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत जो है वो 1200 रुपया पर एनुम, हर साल जो है वो 1200 रुपया मिलेगा। कब तक, जब तक वो 8वीं क्लास तक नहीं पहुंच जाते हैं। ठीक है। तो बच्चे के लिए 1200 रुपये ठीक है, बाकी चीजें निकाल लेगा वो, क्योंकि किताबें किताब में सारी चीजें जो सरकार के द्वारा सस्ती फ्री दी जाती है सरकारी स्कूलों के अंदर। तो क्लियर। तो मेधावी छात्रवृत्ति योजना में 1200 रुपये दिया जाएगा, लेकिन कंडीशन है कि मान लो अगर 5वीं स्कूल में तुमने टॉप किया, उसके बाद जब तुम 6ठी 7वीं 8वीं कर रहे हो वो सरकारी स्कूल में कर रहे हो, अगर किसी और स्कूल में करोगे फिर नहीं मिलेगा। क्लियर। तो ये एक स्कीम है जो बच्चों को प्रोत्साहित कर रही है। सिमिलरली जो बीपीएल फैमिलीज हैं, आईआईडीपी परिवार हैं, उनको 6वीं से 8वीं तक, पहली से लेके 5वीं तक जो बीपीएल फैमिलीज हैं उनको 500 रुपया पर एन्यूम दिया जा रहा है बच्चों को, और 6ठी से लेके 8वीं तक जो वो 700 रुपया पर एन्यूम दिया जा रहा है। और अभी तक टोटल 77,944 77,944 लोग जो हैं उनको इसका बेनिफिट मिल चुका है। इसके साथ साथ वो लड़कियां जिनकी अटेंडेंस जो वो 90% से ज्यादा है उनको हर साल 20 रुपया दिया जा रहा है। अब आपको लग रहा है 20 रुपया क्या है, लेकिन 20 रुपया उस बच्चे के लिए बहुत ज्यादा है जिसके परिवार के पास शायद उसको एक्स्ट्रा पैसा देने के लिए नहीं है। ठीक है जी। 28,957 बच्चों को, बच्चियों को इसका फायदा हुआ है। इसके साथ साथ वो इंडिविजुअल जिनके पेरेंट्स जो हैं वो एक साल में 11,000 से ज्यादा रुपया भी नहीं कमा पा रहे हैं, उन बच्चों को सरकार के द्वारा 40 रुपया पर एन्यूम दिया जाता है। 2,619 लोगों को जो है बच्चों को इसका बेनिफिट हो चुका है। इसके साथ साथ जो आर्म्ड फोर्सेस, मान लीजिए कोई आर्म्ड फोर्सेस के अंदर है, वहां पे किसी बच्चे के पेरेंट का जो वो देहांत हो जाता है, 2 चीजें हैं, या तो डेथ हो जाती है या डिसेबिलिटी हो जाती है। 50% से ज्यादा जो वो डिसेबिलिटी हो जाती है। तो डेथ के केस में 25,000 रुपये उस बच्चे को दिया जाएगा, और 12,500 रुपया जो वो डिसेबिलिटी के केस में दिया जाएगा अगर कोई भी आर्म्ड फोर्सेस के बच्चों या आर्म्ड फोर्सेस के अंदर किसी बच्चे के पेरेंट्स के साथ कुछ भी मिसहैपनिंग होती है। क्लियर। लाहौल स्पीति की जो आपके बच्चे हैं पहली से 8वीं तक, उनको 80 रुपया पर ईयर दिया जा रहा है, फ्री टेक्स्ट बुक्स दी जा रही है। क्लियर। इसके साथ साथ मिड डे मील स्कीम में जो वो फ्री फूड प्रोवाइड किया जा रहा है, न्यूट्रिश फूड प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये जो अलग अलग स्कीम्स हैं ये हम लोगों को एलिमेंट्री लेवल के ऊपर देखने को मिल रही हैं। साथ में स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम है, जहां पे जो बच्चा
सिक्स्थ में है, सेवन्थ में है और एट्थ में है। क्लियर? उस बच्चे के लिए SCRT के द्वारा जो एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। क्लियर? और जहां पे जो भी बच्चा उसमें सेलेक्ट होता है, छठी क्लास का बच्चा अगर सेलेक्ट होगा उसको 4,000 रुपया पर मंथ मिलेगा, 7वीं क्लास का होगा उसको 5,000 रुपया पर मंथ मिलेगा, 8वीं क्लास का होगा उसको 6,000 रुपया जो वो पर मंथ मिलेगा, ताकि वो जो अपनी एजुकेशन जो है उसको उसको जो है एक्सटेंड कर सके। क्लियर? इसके साथ साथ जो वो NILP एक प्रोग्राम है, न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है, यहाँ पे वो एडल्ट जो इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए सरकार ने जो वो स्पेशलिस्ट प्रोग्राम को रन किया हुआ है, जहां पे टारगेट रखा गया है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 89,000 इलिटरेट एडल्ट जो 18 साल से ऊपर के हैं और पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको लिटरेट किया जाएगा। क्लियर? और अभी तक ये वाला प्रोग्राम हम लोगों को 12 की 12 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे लॉन्च होता हुआ देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये हमारी पहली जो एलिमेंट्री लेवल के स्कूल्स हैं उनका स्टेटस है। अब हम लोग देखेंगे जो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन है, हाईयर स्कूल है, हाई एजुकेशन या स्पेसिफिकली जो सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन है, उसके लिए क्या क्या प्रोग्राम रन किए गए। प्रोग्राम तो इजी टू रिमेंबर है। क्लियर? आसान प्रोग्राम है, कोई बड़े ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा डाटा ध्यान रखना। हमारे हिमाचल के अंदर 31 दिसंबर 2022 तक का डाटा है। 962 हाई स्कूल हैं, जिनमें से 3 जो है वो फंक्शनल नहीं है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि टोटल फंक्शनल हाई स्कूल कितने, तो 3 माइनस कर लेना है। सेकेंडरी स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल 1999 है। 166 डिग्री कॉलेज है, जिनमें से 5 जो वो नॉन फंक्शनल हैं। 11 संस्कृत कॉलेज है, एक SCRT है, एक BEd कॉलेज है और एक फाइन आर्ट कॉलेज जो आप लोगों को रन होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जब हम लोग सीनियर सेकेंडरी या हायर एजुकेशन की बात करते हैं, तो वहां पे ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो प्रोवाइड किया गया है। जब हम लोग सीनियर सेकेंडरी लेवल की स्पेसिफिकली बात करेंगे, तो जैसा आपको शायद आइडिया होगा कि हमारे यहाँ पे वो जो बच्चा हिमाचल प्रदेश स्कूल एजुकेशन बोर्ड से पढ़ रहा है और वो मेरिटोरियस है, चाहे वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को बिलोंग कर रहा है, ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग कर रहा है, बाकी जनरल कम्युनिटी को बिलोंग कर रहा है, तो उसको जो वो सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप दी जाती है। जैसे जो हमारे यहाँ पे डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना है, तो इसमें क्या होगा, इसमें शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी 12वीं क्लास का पेपर है। क्लियर? 10वीं क्लास का पेपर है। 10th क्लास के पेपर में 1250 बच्चे जो है वो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आइडेंटिफाई किए जाएंगे मेरिट के बेसिस के ऊपर। तो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के टॉप 1250 बच्चे होंगे, OBC 1000 बच्चे होंगे, इनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड होगी। जो SC बच्चे हैं उनको जो है वो 12,000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलेगी और उसके साथ साथ जो है वो 10,000 रुपए की स्कॉलरशिप जो वो OBC वाले बच्चों को मिलेगी एज पर दी डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना। तो लास्ट ईयर जो वो 1,577 SC और 1,359 जो OBC स्टूडेंट्स हैं उनको इसका बेनिफिट मिला है। जिनके सेम नंबर हो गए उनको इसी कैटेगरी में डाला जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना। यहाँ पे जो टॉप 2000 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होंगे 10वीं क्लास के एग्जाम में, उनको 10,000 रुपया जो वो हिमाचल प्रदेश या जो हमारी सरकार है उसके द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। ठाकुर सेन नेगी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना सेम योजना है, लेकिन ये ट्राइबल कम्युनिटी के बच्चों के लिए, जहां पे टॉप 100 बॉयज ट्राइबल बच्चे और टॉप 100 जो ट्राइबल गर्ल्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको कितना पैसा दिया जाएगा, 11,000 रुपया जो वो पर दिया जाएगा अगले 2 सालों के लिए। क्लियर? तो यहाँ पे जो है वो कहानी सब लोगों को समझ आ गया। इसके साथ साथ महर्षि वाल्मीकि छात्रवृत्ति योजना, जो वाल्मीकि परिवार से संबंध रखने वाली लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनको वो 9,000 रुपया पर ईयर दिया जाएगा। क्लियर? इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना, ये 12वीं क्लास के लिए है। क्लियर? 12वीं क्लास में जो टॉप 100 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होंगे उनको 10,000 रुपया पर एन्यूम दिया जाएगा फ्यूचर फर्दर जो आगे जाके बढ़ के कोर्सेज को कंप्लीट करने के लिए। इसके साथ साथ NDA वाले बच्चे, सैनिक स्कूल वाले बच्चे, इनको भी स्कॉलरशिप जो सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। साथ में जो टॉप 2000 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होंगे, क्लियर, उनको जो है टॉप 2000 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होंगे अलग अलग हमारे साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स स्ट्रीम के, इनको जो है वो 15,000 रुपया कल्पना चावला छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। सिमिलरली मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना जो है वो स्टूडेंट जो IIT है ना, एम्स है ना, इसके साथ साथ जो वो IIMs में जा रहे हैं उनको 75,000 रुपया जो वो सरकार के द्वारा स्कॉलरशिप दी जाएगी। जो राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में जा रहे हैं उनको 20,000 रुपया जो वो सरकार के द्वारा दिया जाएगा। तो इस तरह से हायर एजुकेशन, कॉलेज लेवल एजुकेशन के लिए अलग अलग तरह की जो स्कीम्स है वो सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। बाकी ऑलमोस्ट सारी स्कीम सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एक एक बार जो इन पे नजर मार लेना कि कितना कितना पैसा जो है वो सरकार के द्वारा सैंक्शन किया गया है। क्लियर? किस किस स्पेसिफिक स्कीम के लिए। डन? तो ये हमारा जो है वो अगला चैप्टर है, दैट इज एजुकेशन। ये रिलेटिवली उतना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ इस पे स्कीम्स के ऊपर जो है, जैसे समग्र शिक्षा अभियान है, तो समग्र शिक्षा अभियान में क्या हुआ कि जितनी भी अलग अलग स्कीम्स थी जो अलग अलग लेवल के लिए लॉन्च की जा रही थी उन सबको मर्ज कर दिया गया। क्लियर? और ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम को कैसे बेटर किया जा सकता है उसके लिए सरकार ने अलग अलग कदम उठाने शुरू कर दिए। डन? तो ये जो है वो हमारा है
इकोनॉमिक सर्वे के 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। बाकी हम लोग धीरे धीरे जो है वो बाकी चैप्टर्स को भी कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा सा एग्जाम डिले हो गया, इसके कारण जो है वो हमारे लेक्चर भी डिले हो गए, और उसके साथ साथ इंटरव्यूज जैसे एचएस के हैं या एलाइड के हैं वो वहाँ पे भी हम लोग थोड़े से बिजी हो गए। तो चलिए कोई बात नहीं, इतना आप पढ़ लीजिए, होपफुली हम लोग जल्दी ही इसको जो है वो एक बार क्लोज कर देंगे। तो इसी के साथ आज के सेशन को खत्म करते हैं, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।